आज के खुला सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम सब एक ऐसी बात लेकर के चर्चा में सहयोगी बन रहे हैं कि भारत देश को आवश्यकता है एक सशक्त गांव की, और वो कैसे बने, कैसे कर सकते हैं, उसकी परिचर्चा आज यहाँ चलने वाली है। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे अतिथि भ्राता रोबिन सरकार जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर शिवा नादार फाउंडेशन दिल्ली से पधारे हैं, वो स्टेज पर आएंगे। हमारे भ्राता ब्रह्मा कुमार राजेश भाई जी, ब्रह्मा कुमार महर्षि भाई दवे, वो भी स्टेज पर आए। हम सब उनका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारी प्राचीन संस्कृति के अनुसार अब हम प्रभु को याद करते हुए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रभु स्मृति में हम सब बैठेंगे। श्याम भाई भी आ जाए। ओम शांति। आध्यात्मिक द्वारा सशक्त किसान और समृद्ध गांव, उस कॉन्फ्रेंस में हम सब दूसरे दिन में आज सबका स्वागत है। हमारा भारत देश गांवों का बना देश है। हर गांव समृद्ध और सशक्त थे। उसके लिए कहा जाता था, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा।
वो हम सब जानते हैं। ऐसा सुंदर हमारा भारत देश था। लेकिन वर्तमान समय हमारे गांव को जो दयनीय दशा में पहुंच चुका है, तमोप्रधान अवस्था में पहुंच चुका है, उस गांव को हमें फिर से अच्छा बनाना है। आज गांव में कोई रहना नहीं चाहता। जो युवा है वो शहरों की चकाचौंध को देखते हुए वो भी शहरों तरफ दौड़ लगा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे जो भी खाद्य अथवा औद्योगिक जो भी रॉ मटेरियल है वो गांवों से आता है। हमारे बीच हमारी अध्यक्षा, हमारी आदरणीय सुरेखा दीदी पधारी है, तो हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है दीदी, स्वागत है। आज समय को देखते हुए हमें कहने का मन हो रहा है कि मर रहा है सीमा पर जवान, मर रहा है सीमा पर जवान, और खेतों में किसान, और खेतों में किसान। कैसे कह दूँ, कैसे कह दूँ इस दुखी मन से ही मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। आज ऐसी स्थिति है, उस स्थिति को परिवर्तित करने के लिए हम भारतवासी जिम्मेवार है। लेकिन वो कैसे करें? सबके मन में यही ख्यालात चलते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन कैसे करें, क्या करें? तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, साथ में राजयोगा एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा, RERF द्वारा जो प्रभाग चलाए जाते हैं, उसमें से कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा ये तय किया गया कि हर गांव को समृद्ध बनाना है, तो इसके लिए कुछ परियोजनाएं बनाए। और ये परियोजना के लिए प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा मानवीय मूल्यों द्वारा आधारित गांवों की पुनर्निर्माणता तथा सर्वांगी विकास के लिए भारत सरकार के सतत विकास लक्ष्य तथा मूल्यों पर केंद्रित राजऋषि गोकुल नाम योजना बनाई। इसके अंतर्गत आज का हमारा विषय है राजऋषि गांव की अवधारणा। राजऋषि गांव बनाना है, जिसके दूसरे शब्दों में हम कहेंगे गोकुल गांव। तो उसकी चर्चा के लिए स्टेज पर आमंत्रित मेहमानों का स्वागत करने के लिए मैं अपनी बहनों को अनुरोध करती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति अनुसार फूलों से, गुलदस्ते से स्वागत करें। हमारी अध्यक्षा सुरेखा दीदी जी, रोबिन सरकार दिल्ली से है, उनका स्वागत हो रहा है। हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। दिल है दिल वाला तो दिल वाली भी चाहिए। कार्यक्रम है हमारा तो आप सबकी ताली भी चाहिए, और उसके पर किसी का टैक्स नहीं है भाई, और एक कसरत भी है। और हमारे राजेश भाई, महर्षि भाई और हमारे जाहोता से पधारे हुए श्याम प्रताप भाई जी, सबका यहाँ स्वागत हो रहा है। तो राजऋषि गांव जो हमें बनाना है,
तो इसके लिए किसी को पहल तो करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। एक गांधी बापू थे, उनको एक संकल्प आया, अंग्रेजों को यहाँ से हटाना है। उनके एक संकल्प से आज हम सब आज़ाद यहाँ भारत देश में बैठे हुए हैं। तो जाहोता के हमारे श्याम प्रताप भाई जी को भी ऐसे संकल्प आया और उन्होंने भी अपने गांव में ऐसा अच्छा माहौल बनाया है और भारत सरकार जो चाहते हैं उस अनुसार उन्होंने अपने गांव में ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है। तो मैं आज नम्र निवेदन करूंगी कि आपने अपने गांव में क्या क्या किया है वो आप यहाँ आकर हम सबके आगे आप बताएंगे। वो जाहोता से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में जाहोता गांव आया हुआ है। तो वो लोग देखने के लिए आते हैं कि एक गांव कैसा बना हुआ है। जो सरकार की तरफ से भी जो प्रयोग सरकार ने दिए हैं वो सारी बातें अपने गांव में उन्होंने बनाई हुई है। इवन बच्चों का भी छोटा सा पंचायत बना हुआ है। ये वंडरफुल बात है, उस गांव में देखने जैसी बात है कि छोटे छोटे बच्चे अपनी छोटी सी ग्राम पंचायत बना करके गांव में कारोबार कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो श्याम प्रताप भाई, आप जाहोता गांव के उमंग उत्साह से भरपूर यंग सरपंच हो। आपने अपने गांव को ऐसा सुंदर बनाया है कि जो लोग देखने के लिए आते हैं, सरकार की योजनाओं के तहत आपने अपने गांव में अम्लीनीकरण किया हुआ है और आप ब्रह्मा कुमारी के राजऋषि विलेज प्रोजेक्ट अंतर्गत कार्यरत हो। तो मेरा नम्र निवेदन है आप भाई से कि आप अपने गांव में जो कर रहे हैं वो हम सबको सुनाएं। ओम शांति, ओम शांति। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग। अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ब्रह्मा कुमारीज का सानिध्य मिला, साथ ही ये विभाग जो कि कहीं न कहीं मेरे भी हृदय के कहीं न कहीं इतना करीब था, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ और गांव से बिलोंग करने के साथ साथ ही उस गांव की जिम्मेदारी भी मुझे मिल पाई, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और साथ ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सानिध्य में रहकर जो मैंने सीखा है, जो इम्प्लीमेंट करने का मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, उसके लिए भी मैं पूरे संस्थान का, क्योंकि इस संस्थान के जो मुख्य स्तंभ यहाँ पर उपस्थित हैं, और साधुवाद देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शायद मैं संस्थान से नहीं जुड़ा हुआ होता तो उतना बेहतर शायद हम लोग नहीं कर पाते। तो दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एक राहगीर एक रास्ते से गुजर रहा था, तो 3 लोग कोई पत्थर का काम कर रहे थे। तो जब राहगीर ने पूछा प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग, जब पहले व्यक्ति से पूछा कि आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं आप अंधे हैं, दिख नहीं रहा मैं पत्थर का काम कर रहा हूँ, पत्थर को चीर रहा हूँ। आगे गए, दूसरा व्यक्ति भी कार्य कर रहा था, उससे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसने भी कहा कि मैं अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ, इसका मुझे कुछ अनुदान मिलता है, कुछ उसके परिश्रमिक रूप में मुझे कुछ मिलता है, उससे मैं मेरा जीवन यापन करता हूँ। फिर आगे गया तो तीसरा व्यक्ति भी कार्य कर रहा था, वो भी तोड़ पत्थर ही रहा था। उससे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं रूप में एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो भावना है वो उस कार्य की गुणवत्ता तय करती है। तो मैं इस स्टोरी से अपने गांव की स्टोरी स्टार्ट करता हूं, और कैसे हमारा गांव आज एक राजऋषि आदर्श गांव के रूप में स्थापित हो रहा है। और राजस्थान ही नहीं अपितु लगभग पूरे भारतवर्ष से वहाँ पर उस प्रेरणा को लेकर जो हमारे ग्रामीणों ने, जो भी हमारे गांव वालों ने जो मेहनत करी है,
और कैसे उसमें जो मूल्य जोड़े गए हैं ब्रह्मा कुमारीज के, वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये ग्राम पंचायत की है। हम जयपुर के निकट निवास है तो जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, तो हमारा गेरू कलर ये है। तो ये हमने थीम कलर बनाया है। गांव के लगभग जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो इन्हीं 3 या 4 कलरों में सीमित है। और ये वही कलर हैं जो प्राकृतिक तरीके से जो पहले से बनते आ रहे थे, क्योंकि हमारे गांव का प्रोजेक्ट था विरासत गांव के रूप में भी हमें स्थापित करना था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गाँव का शहरीकरण लगातार किस स्पीड से हो रहा है। तो हमने देखा कि हम गाँवों को बचा कैसे पाएँ, और जो हमारे विरासत थी या हमारे संस्कार थे उनको हम वापस से पुनर्जीवित कैसे करें, या उनका दोहन होने से हम उनको कैसे बचा पाएँ। तो हमने कलर्स में भी वो चीज़ इंगित करी है, क्योंकि ये कलर्स वो हैं जिसमें हमने लगभग गांव में 4 ही कलर का उपयोग करते हैं। एक कलर ये गेरू होता है, एक सफ़ेद होता है, एक येलो होता है जो हल्दी से और उससे बनाया जाता है, उसको ही हम आगे करते हैं। उसके अलावा हरा कलर होता है। तो वहाँ के जितने भी संस्थान हैं इन कलर से बनाए जाते हैं। और कलर की एक रूपता की आवश्यकता इसलिए होती है कि कई बार विचारों की एक रूपता के लिए हमें एक गणवेश में आना पड़ता है। जब हम यहाँ देख रहे हैं लगभग सभी ने सफ़ेद वस्त्र पहन रखे हैं, तो हमारी गणवेश भी होती है। तो उस प्रकार से हमने छोटे छोटे प्रयास वहाँ पर किए हैं। और जहाँ तक गांव की बात होती है तो कोई भी गांव हमेशा वैसा ही नहीं रहता, या तो वो अच्छे से बुरे की ओर जाता है या बुरे से शायद बेहतर की ओर जाता है। जब हमारे गांव की बात करते हैं तो हमारे गांव की पहले की स्थितियाँ ऐसी थी। आप देख रहे थे हमारे गांव की पहचान है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा गांव सबसे बड़ा गांव है। जाहोता के साथ उसको बड़ा गांव भी कहा जाता है। और ज़्यादा लोग एक जगह समूह में रहते हैं तो गंदगी भी कई बार ज़्यादा होती है। तो हमारे गांव को एक गंदे गांव के रूप में अभिशापित हमारा गांव हुआ करता था। तो जब हम सरपंच नहीं थे या तो हमारे मन में कहीं ना कहीं कुंठा रहती थी कि ये गंदगी है, हम कैसे निकाल पाएंगे। क्योंकि उस वक्त तक हमारा ये नहीं था कि हम सरपंच बन सकते हैं, या पॉलिटिकल हमारा कोई भी उद्देश्य कभी रहा नहीं। क्योंकि पॉलिटिक्स में आने से पहले 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला तो ये होता है कि आपकी जाति क्या है। दूसरी जो आवश्यकता रहती है वो कहा जाता है कि आपके आर्थिक स्थिति क्या है। तीसरी जो बात करते हैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की हम बात करते हैं। तो ये तीनों चीज़ों में हम शून्य थे, तो फिर हम सोच भी नहीं पाए कि कैसे कर पाएंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा समझे और हमारा एक संगठन बना, श्री गणेश सेवा संघ। क्योंकि संगठन के रूप में काम करने से ही कोई चीज़ हो पाती है। कई बार हम मैं की यात्रा करते हैं। हम हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि हमें मैं से हम की यात्रा करनी है। और सरपंच बनने से पहले भी हम की यात्रा कुछ हद तक स्थापित कर चुके थे। तो वहीं से हम में से किसी को एक को सरपंच बनना था। सबसे बात हुई तो सबने बताया कि मेरा ये काम है, मेरा ये है, वो है सब। लेकिन हमें जब अवसर मिला तो फिर हम चुनाव लड़े, और चुनाव लड़े तो सबसे पहले हमारी मूलभूत जो समस्या थी वो गंदगी ही थी। और हमने जैसे सरपंच बने सबसे पहले हमने गंदगी मिटाने के लिए अभियान चलाया, उसको स्वच्छ जाहोता अभियान नाम दिया गया। और स्वच्छ जाहोता अभियान में हमने एक निश्चित ये किया कि सफाई सरकार का ही कार्य नहीं है। कैसे हम लोग अपने व्यवहारिकता में बदलाव करके और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे तो सफाई होने लग जाएगी। तो जो हमारा अभियान चला उसमें हमने 2 दिन सुनिश्चित किए, जिसमें शनिवार और रविवार का दिन था। उसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमने सोचा कि हर घर से कोई आए, लेकिन कम लोग आए, लगभग 60 से 65 लोगों की हमारी संख्या रही। तो हमने शनिवार और रविवार को सफाई कार्य चालू किए। और उसके बदलाव स्वरूप आप देखिए कि जब व्यक्ति अपने आसपास की सफाई करता है तो जगह बदलती है। उसका परिवर्तन ये आया कि हमने एक महिला दिवस मनाया। तो महिला दिवस में हम हर बार एक थीम रखते हैं। तो उस साल का हमारा जो 2021 था उसका थीम था स्वच्छता में नारी की भागीदारी। तो वहाँ पर महिलाओं ने भी उसमें स्वच्छता में हमारा सहयोग किया, और उन्होंने जल हाथ में लेकर शपथ ली कि मैं अपने घर के अंदर की और बाहर की सफाई की जिम्मेदारी लेती हूँ। और वो जिम्मेदारी इतना कार्यशील रही कि हम राजस्थान की फर्स्ट ODF प्लस पंचायत बने, जो ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए जाना जाता है। उसी के साथ साथ जब गंदगी पे हमने कुछ निजात पा ली थी तो हमारा गांव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे गांव में बड़ी संख्या में बंदर हुआ करते थे। लगभग 450 उनका वो था, और उसके बाद हमारी ग्रीनरी एकदम शून्य हो चुकी थी। आप सोचिए इतना बड़ा गांव है और मात्र 54 पेड़ बचे थे। तो हमारा जो दूसरा टास्क है या जो हमारी बड़ी आवश्यकता थी वो थी हम ग्रीनरी के लिए कैसे काम करें।
तो फिर से जब महिला दिवस आया तो वो 8 मार्च का दिन हमने फिर से महिलाओं ने मिलकर शपथ ली कि हम हर घर में पौधा लगाएंगे, चाहे तुलसी का लगाएं या किसी का भी लगाएं। और उसका परिणाम स्वरूप, उस महिलाओं की शपथ का परिणाम इतना अच्छा रहा कि आज हम राजस्थान में दूसरे नंबर पर 54,000 वृक्ष लगाने में सफल हुए हैं और उनको हमने संरक्षित भी किया है। जब महिलाएं आगे बढ़ रही थी तो फिर हमने नशा मुक्ति का भी हमारी बड़ी प्रॉब्लम थी। शराब की दुकानें हमारे गांव के अंदर हुआ करती थी। तो फिर से महिला दिवस पर हमने शपथ ली कि आओ बहनों लग जगाएं, नशा गांव से दूर भगाएं। उस शपथ का परिणाम ये रहा कि जब हमारे कलेक्टर साहब हमारे यहाँ आए और उस शपथ को सुना और जब हमने एप्लीकेशन लगाई तो आज एक भी शराब की दुकान हमारे गांव के अंदर नहीं है। उन दुकानों को बाहर करवाया गया। फिर से जब महिलाओं दिवस की बात आई तो मैं महिलाओं की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज यदि हमारा गांव में बड़ा परिवर्तन आया तो उसमें पुरुष सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन जो भावनाएं थी वो महिलाओं की, हमारी बहनों की जुड़ी हुई थी। और जब चौथा महिला दिवस आया तो फिर से हमने थीम रखा सशक्त महिला सशक्त समाज, क्योंकि हमारी महिलाएं घूंघट हटाने में तो सफल हो चुकी थी, किंतु उनकी हम सभी मानते हैं कि आर्थिक सशक्तिकरण भी एक महिला सशक्तिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो महिलाएं आर्थिक सशक्त कैसे हो, उसके लिए हमने फिर से महिला दिवस का थीम रखा और उसमें रखा महिला सशक्त समाज। तो महिलाओं के रोजगार की व्यवस्था कैसे की जाए। आज रोजगार के लिए हमने उनको इतने संसाधन उपलब्ध करवाए कि ग्राम पंचायत में हमारी महिला पंचायत स्थापित करी और साथ ही सिलाई मशीनें हैं, कैंडल्स मेकिंग है, मिलेट्स के चॉकलेट्स और अदर आइटम्स बनाना है, ज्वार के लड्डू हमारे काफ़ी फेमस हैं और नेचुरल डाइंग का हमारे पास काम, हम प्राकृतिक रंगों से कपड़ा तैयार करते हैं। आज हमारे गांव की लगभग 123 महिलाएं उस व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं और मुझे बताते हुए अत्यंत हमेशा गर्व होता है कि आज हमारे जाहोता ग्राम में एक भी महिला बेरोजगार नहीं है। जब आर्थिक सशक्तिकरण होता है, महिलाएं आगे बढ़ती है। युवाओं के लिए हमने डिजिटल लाइब्रेरी, एक ह्यूमन लाइब्रेरी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें यूएसए का है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हम किताबों के ज़्यादा व्यक्ति पढ़ाते हैं ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से, और उसमें वही व्यक्ति पढ़ाते हैं। जैसे किसी बच्चे को आईपीएस बनना है तो एक आईपीएस ही उसकी क्लास लेगा, किसी को अलग फील्ड में जाना है, किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर उनकी क्लासेस लेते हैं। तो वो हमने पहल अभी शुरुआत हाल ही की है। तो युवाओं के लिए भी काम करते हैं, महिलाओं के लिए भी। बुजुर्गों की बात हम करें, क्योंकि आज हम कहा जाता है कि भारत सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है, लेकिन हम आने वाले 15 से 20 साल की बाद की अगर बात करेंगे तो भारत देश ही सबसे ज़्यादा बुजुर्गों का राष्ट्र भी कहलाने वाला है। तो हमने देखा बुजुर्गों के लिए क्या काम करें। तो बुजुर्गों के लिए हमने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन एक बनाया जिसमें लगभग 65 बुजुर्ग हैं जो कि सरकारी सेवा में थे और आज वो मिलकर अपने संगठन के द्वारा ग्राम विकास में हमारे बहुत बड़े सहयोगी होते जा रहे हैं। तो आज बुजुर्गों के लिए, और बुजुर्गों के लिए हुआ क्या, उनको मोटिवेट किया। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि जो घर में बुजुर्ग हैं, हम लौकिक की बात अगर करें तो घर में बहू रहती है, बड़े भी रहते हैं, तो ना तो बहू कंफर्टेबल रह पाती है ना बड़े कंफर्टेबल रह पाते हैं। अब गाँव में अगर बाहर भी जाएंगे तो ना कोई ऐसा स्थान होता था कि जहाँ बुजुर्ग अपनी मन की बात कह सके या सुन सके। तो उसके लिए हमने एक सांझ करके एक स्थान का निर्माण करवाया जो हमारे गाँव की सबसे गंदी जगह थी, उसको हमने सांझ के रूप में तैयार करवाया। वहाँ पर बुजुर्ग बैठते हैं और बुजुर्ग अपनी ही सेवा से या अपने ही आर्थिक सहयोग से उस जगह को मेंटेन भी करते हैं। वहाँ पंखे लगाना है, लाइट की व्यवस्था है, न्यूज़पेपर्स है, आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, उसको कैसे साफ़ सफाई होगी वो बुजुर्ग लोग ही अपना उसको मेंटेन करते हैं। तो इस प्रकार से काम किया। और अभी जो दीदी ने बात आया बाल पंचायत, ये हमारा राजस्थान का एक बड़ा सराहनीय प्रयास है जिसमें 10 से 18 वर्ष के बच्चों की बाल पंचायत बनाई गई और सरकार के द्वारा निर्धारित था सरपंच बनाना, उसको हर जगह पे निर्धारित किया गया था। किंतु जो हमारे जो सरपंच बनी मिश्का, उसने सरपंच बनने के साथ साथ, तो सरपंच भी चयनित सरपंच होते हैं, उनके लिए वोट किया गया था। 326 बच्चों ने वोट किया। अब जब वो सरपंच बनी तो उन्होंने सिर्फ सरपंच तक उस ग्राम पंचायत, वो बाल पंचायत को सीमित नहीं रखा, उन्होंने सरपंच के साथ साथ डिपार्टमेंट्स भी बनाए। उन्हीं बच्चों में से पर्यावरण मंत्री है, खेल मंत्री है और स्वच्छता मंत्री है। अब आप सोचिए, जब भी कोई स्वच्छता का कार्यक्रम होगा तो हमारा स्वच्छता मंत्री जो कि अक्षरा है, वो तय करेगी कि वेन्यू क्या होगा, उसमें गेस्ट कौन होंगे, एंकरिंग कौन करेगा, कहाँ व्यवस्था करनी है। जब 5 जून पर्यावरण दिवस आता है तो पर्यावरण मंत्री जो माधव गुप्ता है वो 13 साल का बच्चा निर्धारित करेगा कि हमें कौन सी प्रजाति के पेड़ लगाने हैं। तो उन बच्चों में आज अभी से लीडरशिप जो आ रही है वो गांव को एक अलग पहचान दिला पा रहा है। जब हम भौतिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे तो हमने सभी संस्थानों को थोड़ा बेहतर कर लिया था,
क्योंकि उसमें सरकार का भी सहयोग रहता है और हमारे गांव में जो विशेषकर जो जन सहभागिता रही उससे हम सब लोग कर पा रहे थे। लेकिन इन सब के साथ और इन सब के साथ जो ज़्यादा ज़रूरत हमें लगती है वो हमें वैल्यूज़ की पड़ी, क्योंकि हम भौतिक विकास तो काफ़ी हद तक कर पा रहे थे, लेकिन वो आपसी जो समन्वय था वो कहीं ना कहीं छूट रहा था। तो उसके लिए जब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा, और यहाँ भी एक जुड़ना भी एक मैं कह रहा हूँ कि बाबा ने कोई विशेष मुझे इनवाइट कर दिया था कोई किसी कार्य से। हमारा एक राजनीतिक नहीं कहता था, लेकिन ऑफिशियली एक प्रोग्राम था, उसके लिए यहाँ का हॉल वेन्यू किया गया था और उसमें मेरा 3 घंटे के मुझे स्टे करना था। लेकिन वो 3 घंटे मेरे जीवन को बदलने में इतने सार्थक सिद्ध हुए, और साथ ही वो 3 घंटों की जगह में 3 दिवस यहाँ पर मैंने बिताए, और वो 3 दिवस मैं कह रहा हूँ हमारे जो पिछले 3 वर्ष रहे वो इतने बदल गए, क्योंकि उसके बाद मुझे पता लगा कि ये ईंट कंक्रीट ही आवश्यक नहीं है। ईंट कंक्रीट के साथ कैसे हम अपनी भावनाओं को, अपनी जो शुद्धता है, अपनी पवित्रता है, इन सब चीज़ों की कितनी एक गाँव को आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद जब हम गांव गए तो मैंने बताया वहाँ पर कि हम, क्योंकि हर व्यक्ति जब कोई ना कोई कहीं से जाता है तो पूछते हैं कि आप में से भी कोई जो पहली बार आए उनसे आपके गांव वाले पूछेंगे कि कहाँ जाके आए, ऐसा क्या था। तो जब मैंने उनको बताया, ये मेरा अनुभव जब सुनाया, तो वो इतने प्रभावित हुए तो कह रहे हमें कैसे छोड़ गए। हमने यहाँ चंद्रेश भाई है उनसे निवेदन किया, मैंने कहा चंद्रेश भाई क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे गाँव वाले भी ये जो अनुभव है वो ले पाएँ। तो फिर हमारे को बड़ा सहयोग मिला, और हमारे गांव से अलग अलग बार में, जैसे पहली बार 38 मेंबर्स यहाँ पर आए, फिर बाद में 52 लोग एक बार आए, और अलग अलग बार। और आज मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, लेकिन जैसे हमारा शांतिवन, मधुबन और ज्ञान सरोवर है, वैसा थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्थान हमारा जाहोता में भी एक बनता जा रहा है, और वो शुभ भावनाएँ हमें इस ओर लेके जा रही हैं। बातें बहुत हैं, और गांव की मैंने बातें बताई है, कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं। जैसे मैं बता रहा था स्टोरी पहले कैसा था, तो फिर कैसे हम लोगों ने मिलकर ये सब चीज़ें काम की, कैसे हमने जगहें बदली। और ये जो फर्स्ट वाली फ़ोटो देख रहे हैं ना, ये है वो सांझ जो बुज़ुर्गों के लिए बैठने की जगह बनाई है। उसके अलावा कैसे कैसे हमने जो नंदघर हैं, कैसे हमारी जो चौपाल होती है वो सब हैं, कैसे इसमें हर आयु वर्ग के लोगों को जोड़ा। बच्चों का जन्म दिवस होता है, मेरी एनिवर्सरी होती है, तो सब पेड़ पौधे लगाते हैं और जगहें खुद निर्धारित करते हैं कौन सी क्रॉप लगानी है। अभी हमने 25,000 पौधे तो व्यावसायिक पौधे लगाए हैं, जिनमें 4,000 पौधे तो ऐसे हैं कि जो मतलब जैसे आंवला हो गया है, अपने नींबू हो गया, अपना लेसवा आता लसूड़ा जिसको बोलते हैं, और एक बेलपत्र, ये 4 प्रकार के पौधे 25,000 लगाए हैं। उसमें 101 किसानों का चयन किया है, क्योंकि गांव जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा तो मेरे को नहीं लगता कि गांव आगे बढ़ पाएगा। तो जब 25,000 पौधे जो व्यावसायिक पौधे लगे, वो हर पौधा आने वाले 3 से 4 साल बाद लगभग 5 से 6,000 रुपये का एक पौधा होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे जब भी फ्रूटिंग चालू होती है तो माली आता है और उसकी कॉस्ट निर्धारित करता है। तो मिनिमम 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का एक पौधा होता है। अब आप सोचिए, जब 25,000 पौधे रोपित कर लिए गए, अगर हमने 20,000 का भी संरक्षण कर लिया, एक पौधा अगर 4,000 का भी जाता है, तो उस किसान की आय, जिसने 250 पौधे लगाए, वो 200 पौधे लगाने में सफल हो गया, तो लगभग आप सोचिए 8 लाख रुपए उस किसान को साल के उन सिर्फ मात्र पौधों से मिलेंगे। और 8 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 101 से, तो 8 करोड़ रुपए होते हैं। आज आप आप समझ सकते हैं और अनुमान भी लगा सकते हैं कि एक वर्ष की उस ग्राम पंचायत की आय लगभग 8 करोड़ रुपए होने वाली है। तो इस प्रकार से आर्थिक सशक्तिकरण, वैल्यू और सब चीज़ें जोड़कर हमने ये सभी प्रयास किए हैं। बच्चों को कैसे स्वच्छता में जैसे सर्व लोग कर रहे हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में दिखा पाऊँगा। ये देखिए हमारी क्लास की फ़ोटो भी है, पंचायत में हमने क्लास स्टार्ट की थी। ये जो ऊपर वाला फ़ोटो है हमारी सुनेहा दीदी हैं, इन्होंने क्लास ली और इतना समय देते हैं यहाँ पर। हमारे गांव का कोई भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब, राजू भाई जी हमारे पधारे थे जिस दिन हमने सेग्रीगेशन स्टार्ट किया था, कचरे का पृथक्करण चालू किया था, तो जो गाड़ी लगाई थी हमारे राजू भाई जी के सानिध्य में वो सारा कार्यक्रम हुआ था। ये कैसे हम जो जल संरक्षण की बात करते हैं, जो मैं बात करता ना ठोस तरल कचरा प्रबंधन, तरल कचरा प्रबंधन में अपने जो नालियों का पानी आता है, जो ग्रे वाटर जिसको बोलते हैं, दूसर जल जिसको बोलते हैं, और जो बाथरूम से निकलने वाला पानी है, वो अक्सर आप किसी भी जो गांव से जुड़े हुए हैं वो समझ पाएंगे कि वही जाके छोटे छोटे तालाब बनते जाते हैं गंदगी के। तो उनका हमने संरक्षण, उसको हमने कैसे निष्पादन किया उसके लिए हमने मैजिक पिट, शॉक पिट्स और वो बनाए। और हमारा सौभाग्य ये है कि राजस्थान सरकार ने इस मैजिक पिट को हर ग्राम पंचायत में अनिवार्यता से वो कर दिया है। उसके लिए हमें 2023 में स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये मैजिक पिट ऐसा था जिन्होंने हमारे गांव को एक विशेष पहचान दिलवाई थी।
महिलाओं का आप देख रहे हैं कैसे रोजगार के लिए हमने किया, तो कैसे महिलाएं स्टिचिंग करती है, वॉल पेंटिंग्स महिलाएं कर रही है। और ये जो कॉर्नर में फोटो है, ये हमारा खुद का कपड़ा हम बनाते हैं जो कि प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। ये स्टॉल्स जो दिल्ली हाट हो गया, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, उसमें महिलाएं हमारी स्टॉल्स वगैरह भी लगाती हैं। ये पहले की स्थितियाँ देख रहे हैं, जो जगहें थी वो कैसे बदली है, और वो बदलाव का कारण ग्राम पंचायत न होके ग्रामीणों की जो भावना थी उनसे ये सारी चीज़ें बदल पाई है। ये राजस्थान पत्रिका में ये वो पहला दिन है जिस दिन गांव वाले हमारी बात को सीरियस लेने लग गए थे कि हमारा मुख्य पृष्ठ पर जाहोता का नाम छपा था, और उस दिन से गांव वालों को लगा कि हम कुछ बेहतर कर रहे हैं। उसके बाद आज उनको कुछ भी शुभभावना हम देते तो उसमें वो साथ लग जाते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो जाहोता के हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो जाहोता द हेरिटेज स्टोर एक स्थापित करना चाह रहे हैं जो कि ग्राम पंचायत में ही होगा। ये कुछ विजिट्स हैं, ये जाहोता की बातें थी, और मुझे इतना अवसर दिया दीदी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये पीछे आगे अभी तो कल भी हम यहीं हैं, और किसी को इस विषय में कोई चर्चा करनी हो ग्राम विकास का, प्लीज़ जी एक सेकंड। ये मैजिक पिट्स आज की गांवों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी ने इसको समझ पाए, थैंक यू। और ये जो मैजिक पिट होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी जब नाली का पानी होता है तो पहले शॉक पिट्स बनाए जाते थे सरकार के द्वारा, उसमें एक गड्ढा किया जाता था गहरा, और उस गड्ढे में उस पानी को उतारा जाता था। लेकिन हम देखते हैं कि किचन वेस्ट होता है तो उसमें तेल के कुछ अंश होते हैं, और साबुन का पानी, बाथरूम से जो पानी जाता है, तो वो कुछ से 7 से 8 दिन में ही उसकी लेयर बन जाती है उस गड्ढे में। तो जैसे ही वो फुल होता है तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो हमने जो मैजिक पिट्स बनाया उसको मात्र हमने 7.5 फीट का लिया है, जिसमें ये 4.5 फीट की रिंग डलती है बीच में। इसका ऑल ओवर हम 7.5 फीट का गड्ढा करते हैं, उसमें लगभग नीचे का 2.5 से 3 फीट का बड़े पत्थर जमाए जाते हैं, और 3 आकार के पत्थर होते हैं, सबसे नीचे सबसे बड़े आकार के, फिर उसके मध्यम आकार के। वो गांव वालों को हम समझाने के लिए कहते हैं कि पपीता के आकार के नीचे लगाते हैं, और फिर उसके ऊपर हम आम के आकार के लगाते हैं, और फिर हम लास्ट में नींबू के आकार के। ऐसे 3 पत्थरों का आकार बनाते हैं। फिर जो रिंग होती है उसको एक चेम्बर से जोड़ दिया जाता है जहाँ से नाली आती है। इसका पूरा वैसे वीडियो भी है जाहोता द हेरिटेज विलेज पे, पूरा इसका निर्माण कैसे किया जाता है, और जो निर्माण हुआ है उसको पूरा फिल्मांकन किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है कि इसको सबसे बड़ा फायदा है कि जैसे वो जो जिस शॉक पिट्स की हम बात कर रहे थे, उसको एक बार क्लीनिंग करवाने में कम से कम 3,000 रुपये का खर्चा आता है, क्योंकि गाड़ी आती है उसको पूरा खाली करते हैं, तो 3,000 रुपये खर्चा आता है। और इसको हमने 4.5 फीट बनाने का उद्देश्य यह था कि इसको एक व्यक्ति बाल्टी से आराम से साफ करता है। तो उसके लिए हमने एक निर्धारित 1, 11, 21, 3 डेट हमने निर्धारित कर रखी है। एक परमानेंट एक व्यक्ति को लगाया हुआ है, वो अपने हिसाब से इसको क्लीन भी कर लेता है। तो जो गाद होती है उसको हम खाद के रूप में भी फिर काम ले सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। कहने का मन होता है कि कहाँ छुपा के रखूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, कहाँ छुपा के रखूँ मैं अपने हिस्से की शराफत। जिधर भी देखती हूँ उधर बेईमान खड़े हैं, जिधर भी देखती हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। क्या तरक्की कर रहा है अब देश, क्या तरक्की कर रहा है अब देश। देखिए खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। देखिए खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में जाहोता गांव में श्याम प्रताप सिंह राठौड़ भाई ये चमत्कार करके दिखाया। आप लोगों ने पिक्चर देखा है तो फिर से तालियों से हम जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करें कि हम उस गांव के अनुरूप अपने गांव को भी बना सकते हैं, उनमें से कई प्रेरणाएं ले सकते हैं। अब हमारे जो वक्ता है वो भी दोनों जुगल जोड़ी में, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति तो ऐसी है कि बाप बेटे की नहीं बनती,
कभी कभी ऐसे होता है कि बेटा ऐसा कर देता है, बाप का खून भी कर देता है, उसकी जायदाद ले लेता है, उसको अनाथ आश्रम में वृद्धाश्रम में बेच देता है। लेकिन यहाँ परमात्मा के ज्ञान से अपने जीवन में ऐसे अच्छे संस्कार भरे हुए हैं जिससे वो दोनों बाप बेटे कंधे से कंधा मिला करके आज एक ऐसा प्रयोग अपने भारत देश के गांवों में जाकर के कर रहे हैं, किसानों के उत्थान के लिए कर रहे हैं। आप जब सुनेंगे तो आपको भी वंडर लगेगा। ऐसे दोनों का नाम है ब्रह्मा कुमार राजेश भाई दवे जो पिता है, और ब्रह्मा कुमार महर्षि भाई दवे। ब्रह्मा कुमार राजेश भाई पूर्व डीजीएम नाबार्ड मुंबई से है। उनका तो बहुत बड़ा परिचय है, लेकिन उनकी वाणी में ही वो आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा कि वो कितना महान व्यक्तित्व है। और ब्रह्मा कुमार महर्षि भाई दवे डायरेक्टर फ्राम बीच भरूच, वो भी उनके कदमों में कदम रख करके चल रहे हैं। उनके लिए मैं लास्ट में इतना कहूँगी, कागज़ों पर तो अदालतें चलती है, कागज़ों पर तो अदालतें चलती है, हम तो रॉयल छोड़े हैं, हम तो रॉयल छोड़े हैं, फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं, फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। ऐसे दोनों विशेष आत्माओं को मैं आमंत्रित करती हूँ। ओम शांति। एक बार आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आज का सेशन अपने आप में ही बहुत अनोखा और नवीन है। सबसे प्रथम तो थैंक यू दीदी जी और हमारे श्याम प्रताप सिंह राठौड़ भाई जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। और क्या हम सोच सकते हैं कि राजऋषि गांव की अवधारणा का जब सब्जेक्ट है तो राजऋषि किसको कहा जाता है? तो आपके सामने एक जीवंत उदाहरण था श्याम प्रताप भाई जी के तौर पे। वो राजा भी है तो वो ऋषि भी है, तो उनके लिए राज ऋषि के रूप में। और ऐसे अगर गांव के मुखिया हो तो क्यों न गांव राज ऋषि बन सके, इजीली बन सकता है। और आपने देखा उन्होंने इतना संघर्ष भी नहीं किया। अपनी जो ये राज ऋषि, राजा यानी द किंग, जो अपने आप को सेल्फ को रूल करे उसको राजा कहा जाता है। हमारी हर इच्छाओं के ऊपर हमारा संयम हो, हमारे शब्दों के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर हमारा संयम हो, हम उनको जीते। और ऋषि यानी त्याग और तपस्या। मैं मानता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ त्याग भी किया होगा और उन्होंने तपस्या भी की होगी। आज के इस विषय को फर्दर आगे लेके जा रहे हैं आप सब लोगों के सम्मुख। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे पहलू हैं एक गांव को राजऋषि गांव बनाने के लिए। सबसे पहले हम बात करें तो हमारे कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के 4 स्तंभ है। उसमें वो स्तंभ जो है उसी के इर्द गिर्द पूरा राजऋषि गांव घूम रहा है। पहला स्तंभ है स्वच्छता, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है साक्षरता दैट इज एजुकेशन, एंड स्वनिर्भरता यानी आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक उपार्जन। गांव में मुख्य तौर पे 2 तरीके के व्यवसाय होते हैं। एक नॉन फार्म सेक्टर होता है, साड़ी, हैंडीक्राफ्ट और ऐसे, और एक होता है फार्म सेक्टर। अब फार्म सेक्टर जो व्यवसाय है वो ही बहुत कुछ आधार रखता है गांव की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, लेकिन उसको दिशा देना और दिशा देकर उसकी दशा सुधारना ये बहुत अपने आप में महत्व रखता है। तो खुशी होगी, हम दोनों कोशिश करेंगे इस सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको मैं ये भी कहूँ कि क्या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जयपुर में तो
श्याम प्रताप भाई जी को चार्ज करके उन्होंने यहाँ का सहयोग भी लिया और जुड़े और अच्छा काम किया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है माउंट आबू में, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा महर्षि भाई से पहले थोड़ा सा इफ़ यू वांट टू टॉक और बाद में हाँ, तो आप एक छोटा सा वीडियो देखिए कि यहाँ भी कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने यहाँ ओरिया और बाजू में सालगांव है, तो बिल्कुल नज़दीक में है। आज आपको उनके नज़दीक भी लेके जाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये वाले फोकस, ये सामने जो वाले भी फोकस येलो लाइट है, अच्छा वहाँ से होती है, वहाँ से। हाँ ये वाला, दोनों ही कर दोनों बंद कर दीजिए। यस, ये एक और लाइट है, वो डायरेक्ट प्रोजेक्टर स्क्रीन पे गिर। तो आप लोगों को आज हमारे समक्ष ऐसे भी व्यक्ति विशेष है जो कुछ शुरू कर रहे हैं राजऋषि अवधारणा को लेकर। तो अभी आपको ये वीडियो थोड़ा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसमें चंद्रेश भाई जी और हमारी जो टीम है उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट किया है। बहुत खुशी हो। वीडियो के शुरुआत से पहले थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये जो माउंट आबू जहाँ पे आप आए हैं, वहाँ पे काफ़ी गांव है, पर ग्राम पंचायत एक है, जिससे वो 8 गांव जो है वो जुड़े हुए हैं। और वो जो मुख्य बड़ा गांव है उसका नाम है ओरिया, और ग्राम पंचायत भी ओरिया में है। दूसरा देलवाड़ा और बाकी बहुत सारे गांव, सालगांव, वो सब उसी ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मुख्य तौर पे जो 4 स्तंभ की बात की गई है, वो चारों स्तंभ पे इस ओरिया गांव में काम किया है ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन ग्राम विकास विंग द्वारा। तो उसकी कुछ झलकें हैं। यहाँ पर माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 4 कृषक मंडल बनाया गया, जिसके तहत हमें हाइड्रोजेल और बायोकल्चर की सेवाएं दी गई। जिसके तहत हमें यहाँ पर देखने को मिला कि जहाँ पर हमें खेतों के अंदर 20-25 दिनों में पानी पिलाना पड़ता था, अब हमें 40 या 50 दिन तक भी कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब पहले ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ता था, जब से हाइड्रोजेल यूज़ किया है तब से पानी मतलब ज़मीन कम मांगती है। खेत पर बायोकल्चर का जो यूज़ किया गया है उसको हमने 2 तरीके से यूज़ किया था। एक बार तो हमने उसको छिड़काव में किया था और एक बार हमने पानी के साथ यूज़ में दिया था। उसके बाद से फसल में ग्रोथ अच्छी हो रही है और ख़राब नहीं हो रहा है। और हम 5-6 महीने से हमारे ब्रह्मा कुमारी और ये संस्था से हम जुड़े हुए। हमको पहले भी यहाँ ट्रेनिंग दी, तो हमारे को एक तो वो खाद दिया था गुड़ में मिलाने वाला, तो हमने मिला के फिर गेहूँ के साथ में वो ड्रम में बनाया था बड़े वाले में, और फिर इसके बाद में यह नाइट्रोजन ये डाला। तो आपके पाले से हमारे ये जला नहीं इस साल, तो इससे हमको फ़ायदा हुआ। और उस खाद जो बना था उस खाद से भी हमको अच्छा फ़ायदा हुआ यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। सुबह तो यहाँ बर्फ़ जम जाती है, रात को तो माइनस में चला जाता है। तो यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, ठंड के हिसाब से ये फूटता नहीं। तो ये डालने से, ये हाइड्रोजन डालने से फूटा अच्छा, और वो खाद डालने से इसमें अच्छा फूटा है। ये हैंड वेडर है और ये हमारे खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पहले लोग जो 4 दिन में काम करते थे वो 1 दिन में करते हैं, और 4 लेबर थे उसी जगह 1 लेबर काम करता है। और टाइमिंग का बहुत फ़ायदा है, जैसे पहले पूरा दिन लगता था वो आधे दिन में काम पूरा हो जाता है। जैसे लेबर का भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये हमारे को ब्रह्मा कुमारी संस्था ने बहुत ही अच्छा
दिया हुआ है। यहाँ पर एक ब्रह्म कुमारी की टीम संस्था बहुत सारी जो पर यहाँ पर माउंट आबू में कुछ समय पहले, आज से 4-5 महीने पहले आई थी, तो उन्होंने हमको खेती के ऊपर किस तरह से आधुनिक खेती की जाती है और खेती में नए नए टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की जाती है, जैसे बायो कल्चर है, डीकम्पोजन है, और भी जैसे खत परवार के लिए मशीनें, साधन है, वो उपलब्ध करवाना है। तो इसके ऊपर गांव में काफ़ी काम किया है और कम से कम इन्होंने 50 बार हमारे यहाँ पर दौरे करके इन्होंने सब किसानों को इकट्ठा करके बताया कि इसको देखो कैसे यूज़ करना है। तो हमने जैसे बायो कल्चर बनाया था, उसमें बहुत से किसानों ने यूज़ करने से उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो अभी पूरे गांव में सभी किसान कह रहे हैं कि हम सब मिलकर इसको यूज़ करेंगे और पूरे माउंट आबू में यूरिया डीओपी नाम का जो खाद होता है इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। सभी किसान बायो कल्चर और हाइड्रोजल यूज़ करने के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। प्लस यहाँ पर अभी हम स्वच्छता के ऊपर भी काफ़ी काम कर रहे हैं कि जहाँ पर पहले जगह जगह कचरे के, गंदगी के ढेर पड़े रहते थे, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि पहले एक बार उसकी पूरी सफाई करवाई। ब्रह्म कुमारी टीम ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और उनका मोटिवेशन रहा ताकि हम पूरे गांव को साफ़ सुथरा और एक अच्छा गांव बना सके। यहाँ पर लगातार पहले कई कचरे की गाड़ी नहीं घूमती थी, अब घर घर हमारे यहाँ घर से कचरा उठाया जा रहा है। हर रोज़ सुबह गाड़ी आती है 9-10 बजे, हर घर से हम कचरा कलेक्ट करते हैं और ब्रह्मा कुमारी मधुबन रेडियो द्वारा यहाँ पर कम से कम 600-700 डस्टबिन है जो हर घर में बांटे गए और कुल मिला के हम हर विभाग के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे जल के ऊपर भी हम कैसे जल को बचाना है, पहले लोगों को जैसे तालाब का पानी है उसको तालाब को गहरा करना है, मिट्टी निकालनी है, ये बहुत से ऐसे काम है जो ब्रह्म कुमारी के साथ मिलकर हम गांव में कर रहे हैं। गांव में अलग ही रौनक है, जैसे पूरे गांव में हमने कलर पेंटिंग वगैरह करवाई है, तो इससे गांव में खुशी का माहौल है कि अब कुछ गांव में कुछ चेंजिंग हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बायो कल्चर यूज़ किया था। मेरे राइट हैंड साइड में हमने यूज़ नहीं किया है और लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पर बायो कल्चर यूज़ किया था। यूज़ करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कलर में डिफरेंस है दोनों में, और इसकी ग्रोथ ज़्यादा है। जहाँ पर हमने यूज़ नहीं किया उसकी ग्रोथ बहुत कम। आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में हमने यूज़ नहीं किया तो यहाँ टिलर्स कम निकले हैं और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमने यूज़ किया तो यहाँ टिलर्स ज़्यादा निकल रहे हैं। पहले जैसे खेत में काम करते थे, छोटी कोदाली टाइप था, उससे पीठ में दर्द होता था, ये सब उससे ख़त्म हो गया। अभी खड़े खड़े काम भी कर सकते हैं और बहुत आरामदायक है। जैसे ब्रह्म कुमारी संस्था से जैसे हमें सपोर्ट मिलता है तो इसको हम और अच्छा या बेहतर करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरे गांव वाले सब मिलकर हम इसको जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लाइट ऑन। ओके, सो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है और हम ऐसे बहुत सारे रेप्लिकाज ग्राम विकास विंग के थ्रू अलग अलग राज्यों में करने की कोशिश कर रहे हैं। जो 4 मूलभूत जो पिलर्स थे उसमें एक चीज़ हमने ये भी नोटिस करी है कि आध्यात्मिकता से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। इवन अगर किसी किसान की, आजकल बहुत सारी संस्थाएं इंक्लूडिंग सरकार, राज्य सरकार है, सेंट्रल सरकार, वो कोशिश कर रही है कि किसानों की आय बढ़े। क्यों किसानों पे ज़्यादा फोकस है? क्योंकि हम कितना भी डेवलप नेशन हो जाए फिर भी किसी भी गांव में, भारत अभी भी आज भी गांव का ही देश है और हर एक गांव में जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जो प्राथमिक जो व्यवसाय हम जिनको कहेंगे, वो हमेशा खेती ही रहेगा, भले हम कितना भी डेवलप हो जाए। तो किसानों का विकास और उनकी आय बढ़ाना हर एक संस्था, हर एक सरकार की जो है वो प्राइमरी चैलेंज है और प्राइमरी प्रायोरिटी भी है। पर इसमें हमने हमारे प्रोजेक्ट में, राजऋषि प्रोजेक्ट में, कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजियाँ जो है जो किसानों को, जो एग्जिस्ट करती है, हमारे कृषि यूनिवर्सिटियों ने उनको उनका आविष्कार किया है, प्राइवेट कंपनी से रिसर्च करके उनका आविष्कार किया है, पर वो अभी तक किसानों में धरातल तक नहीं पहुंची। और ये सारी टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है कि अगर वो किसानों के हाथ में आ जाए और उनको यूज़ करना किसानों को आ जाए तो आज की तारीख में उनको जो 50-75% प्रॉब्लम है वो ये सारी टेक्नोलॉजी से इजीली सॉल्व हो सकती है। और ये इतनी अफोर्डेबल है, इतनी कम कीमत की है कि कोई एक छोटा या निम्न ज़मीन वाले किसान भी जो है वो इसको अपना सकते हैं। आपने जो अभी ये वीडियो देखा था उसमें आपने एक टेक्नोलॉजी का नाम बार बार सुना होगा, हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो मैं आपको अभी आपको प्रत्यक्ष क्या वो करता है हाइड्रोजेल, वो मैं आपको दिखाऊंगा।
ये जो ग्लास है कांच का, ये आप देख रहे हैं, इसमें कुछ शक्कर जैसी कुछ कणें आपको दिख रही होगी, पदार्थ दिख रहा होगा जिसका दिख रही है नमक या शक्कर जैसी। ये वो हाइड्रोजेल है जो हमने ये किसानों को दिया था। हाइड्रोजेल की विशेषता ये है कि जब भी पानी के संपर्क में हाइड्रोजेल आता है तो वो धीरे धीरे पानी जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब हम तो जो हमारी जो संस्था है, हम लौकिक में एक सेक्शन 8 कंपनी चलाते हैं, CSR प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करते हैं। हम टोटल 9 राज्यों में काम करते हैं। हर एक राज्यों में जब हम जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या आपको पता है कि पूरे भारत में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है? कोई कह सकता है? कच्छ। गुजरात का एक जिला है कच्छ, वहाँ पे औसत 350 से 400 mm एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड होता है, जो कि बहुत कम है। वहाँ पे जब हम जाते हैं, किसान कहते हैं कि साहब हमारे पास पानी नहीं है, अगर पानी होता ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने की इच्छा है, पर पानी की वजह से, कम पानी होने की वजह से हम जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वैलिड 350-400 mm बारिश। हम जिस जिले से आते हैं, भरूच से, 800 mm बारिश है, फिर भी किसान कह रहे हैं साहब हमारे पास पानी नहीं है। हम बिहार में काम करने जाते हैं, भागलपुर जिले में 1100 mm बारिश है, किसान की सेम कंप्लेन, साहब हमारे पास पानी नहीं है, अगर पानी हमारे पास पर्याप्त होता तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तेलंगाना में जाते हैं, पेदपल्ली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे 1300 mm बारिश है, किसान कहता है साहब हमारे पास पानी नहीं है। तो अगर 1300 mm जहाँ पे बारिश है, वहाँ की वो किसान की सेम कंप्लेन जहाँ पे 350 mm बारिश है, अगर दोनों किसान की सेम कंप्लेन है तो प्रॉब्लम कहीं और है, चैलेंज कहीं और है। चैलेंज अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, भरूच की, 800 mm बारिश है। अगर एक बार हमने ऐसे बैठ के कैलकुलेट किया कि 1 एकड़ का जो एरिया होता है 4400 स्क्वायर मीटर, अगर उसमें 800 mm बारिश अगर हो तो कितना लीटर पानी होता है, तो हमने उसका वॉल्यूम निकाला, दोनों हाइट को और एरिया को मल्टीप्लाई किया, तो तकरीबन 35 लाख लीटर पानी आया। मतलब हमारे ज़िले में हर 1 एकड़ में 35 लाख लीटर पानी गिरा था मानसून में, पर फिर भी वो किसानों को पर्याप्त नहीं लग रहा है। उसका कारण ये है कि वो बारिश जो है, जब वो ज़मीन पे गिरती है, ग्रेविटी की वजह से मॉइस्चर जो ज़मीन पकड़ती है वो अल्टीमेटली वो नीचे उतरता है, और अगर रूट जोन के आसपास वो मॉइस्चर नहीं रहा तो आप 35 लाख लीटर के अगर 70 लाख लीटर भी वर्षा हो जाए 1 एकड़ में तो भी वो पर्याप्त नहीं रहेगा। पर ये जो हाइड्रोजेल जो मैंने ग्लास में रखा था, वो अगर होगा तो पानी को पकड़ के रखेगा, ज़मीन के अंदर होगा तो अपने साइज से 250 गुना तक वो पानी जो है वो पकड़ के रख सकता है हाइड्रोजेल। तो हमारे ये जो किसान जो ओरिया में है, सालगांव से हमारे कुछ किसान भाई अभी जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये हाइड्रोजेल टेक्नोलॉजी यूज़ करी, और उसी का वो कह रहे थे कि कुछ जहाँ पे पानी की कमी थी वहाँ पे पानी उनकी जो 15 दिन में सिंचाई देनी पड़ती थी वो अब 30 दिन में दे रहे थे। और बहुत सारे किसान, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी बहुत होती है तो फ्रोस्ट बाइट, पाले की भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है क्रॉप को, वहाँ पे पाला भी जो है वो बहुत कम गिरा। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। इसको जो है मैं एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो चला देता हूँ, तो आप जब उसका देखेंगे यूज़, तो वीडियो देखेंगे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। हाँ, ये जो हाइड्रोजेल है वो बनता है केलों और संतरों के छिलकों में से, क्योंकि संतरों के छिलकों में, केलों के छिलकों में एक प्रॉपर्टी है, आप संतरे के छिलके ऐसे ही सुखा दीजिए तो वो मॉइस्चर छोड़ देंगे, फिर से आप पानी में अगर डालेंगे तो मॉइस्चर पकड़ लेंगे, तो मॉइस्चर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वही प्रॉपर्टी इस हाइड्रोजेल के। दिस इज एक्चुअली इको फ्रेंडली, इकोसॉल्ट सर्टिफाइड, बायोडिग्रेडेबल, और US FDA भी अप्रूव्ड है, तो ये बहुत अच्छा है। नहीं तो ऐसा तो रिस्क ले ही नहीं सकते जिससे ज़मीन बिगड़े, क्योंकि हम तो ज़मीन को अच्छा बनाना चाहते हैं रादर देन। लेकिन ये एक पर्याय है किसानों के लिए। जैसे हमारे भाई जी कह रहे थे नींबू, और यहाँ भी हमारे सालगांव के भाई लोग हैं, तो वो पहाड़ों में अगर नींबू की खेती हो सकती है, लेकिन मॉइस्चर, पानी इज़ ए इश्यू, क्योंकि अभी हाइट पे जाएंगे, इतना पंप कैपेसिटी नहीं, इतना वाटर नहीं। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसी है, अगर 10-20 हज़ार पौधे आप लगाते हैं वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में, मेरे ख्याल से इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैन अडॉप्ट दिस, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट, इसकी कीमत इतनी अफोर्डेबल है कि एक किसान अगर 900 रुपये खर्च करे 1 बीघा में, तो 1 पूरे बीघा में हाइड्रोजेल का एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये इतनी अफोर्डेबल चीज़ है जो हर कोई किसान, अभी लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण,
हाँ। ये आपको बता देंगे। ये आप गूगल करेंगे हाइड्रोजेल तो 100 से ज़्यादा कंपनियां आ जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन की भी, वो इंडिया मार्ट में भी जो हाइड्रोजेल बनाती है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बायोडिग्रेडेबल, जो कि कुदरती चीज़ों से बना, ऐसा हाइड्रोजेल भी आता है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो प्लास्टिक पॉलीमर बेस्ड होता है। तो आपको ज़मीन के लिए वो बायोडिग्रेडेबल सिलेक्ट करना है। भारत सरकार सर्टिफाइड होगा, इकोसर्ट सर्टिफाइड होगा, वो आप सिलेक्ट करेंगे, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है 2 मिनट का एक वीडियो हम दिखा देते हैं आपको। लाइट्स प्लीज़ ऑफ कर दीजिएगा। आइए। क्लाइमेट चेंज का एक्सपर्ट था इंडिया का। ये जैसे बीज है, बीज के साथ ही ये पाउडर मिक्स कर दिया। बीज के साथ, क्योंकि हाइड्रोजेल जो पाउडर है वो जमीन के अंदर जाना चाहिए, ना कि जमीन के ऊपर। तो जमीन के अंदर बीज के आसपास रहे तो ये सबसे इजी तरीका है। बाकी आप अगर ट्रैक्टर से बुआई नहीं कर रहे हैं कोई किसान तो, और छिड़क के कर रहे हैं, तो वो बीज के साथ उसको मिक्स करके छिड़क भी सकते हैं। पर फिर क्या होगा, आपको एक बार फिर हल या कुछ ऐसा चलाना पड़ेगा कि वो जमीन के अंदर उतर जाए। અમને એલેમ્બિક તરફથી હાઇડ્રો ठीक। ये किसान ये कह रहे हैं कि हम लोग पहले 30 दिन में 15 दिन में पानी देते थे, अभी 30 दिन में 35 दिन में देते हैं। ट्राइबल्स आदिवासी किसानों ने भी गुजरात में बहुत एडोप्ट किया है, जहाँ पे ढलान वाली ज़मीन, पत्थर वाली ज़मीनें थी, भले उनके कपड़े फटे टूटे हैं वो लोगों के, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, लेकिन वो लोग क्योंकि वो लार्ज स्केल में ग्रुप में है उस गांव में, तो वो लोग ये 900 वाली चीज़ 700 के करीब करीब ले पाते हैं नेगोशिएशन से। तो वो अपने पॉकेट से खर्चा करके अपनी फसलों को बचाते हैं, क्योंकि इतना खर्चा करके अगर उसको जो खाली ज़मीन छोड़ देते थे गर्मियों में, वहाँ पे तिल और मूंग की फसल आ जाती है तो बहुत फ़ायदा होता है। आई थिंक यू कैन शो हिम द मूंग पोर्शन। नो, आई थिंक लाइट इज ओके। तो इसका जो लाइफ है वो तकरीबन 10 महीने से 12 महीने तक ये ज़मीन के अंदर रहता है और अपना काम करता है, पानी पकड़ता है। फिर अगर ज़मीन बिल्कुल सूख जाती है तो जैसे पानी इसने ग्लास में पकड़ा था वो अपने आप मॉइस्चर रिलीज़ करेगा थोड़ा थोड़ा करके। फिर अगर वापस कोई सिंचाई देगा किसान तो वापस वो पानी पकड़ेगा। तो ये सिस्टम है वो 10 से 12 महीने तक रहता है, फिर खुद बायोडिग्रेड हो जाता है। पर अगर आपका क्रॉप जो है वो 4 महीने का है और फिर आप कुछ लैंड ऑपरेशन कर रहे हैं, टिलेज कर रहे हैं, और वो नीचे से ऊपर एक्सपोज हो गया, तो नई बुआई में फिर से इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप चाहिए तो। सो दिस इज़ वन टेक्नोलॉजी, लेकिन ये आपको फाइनली किसान को राजा बनाने की ओर ले जा रहा है। देखो, राजा भले वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन उसके चेहरे पे अगर चिंता दिखती है तो वो राजा नहीं है। राजा को आपको स्ट्रेस फ्री बनाना पड़ेगा। तो राजऋषि गांव कौन? वहाँ के किसान निश्चिंत होने चाहिए, उसको उसके पास हर समस्या का समाधान होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि इतिहास क्या, हमारे रामायण के माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में राजा जनक क्या थे? वो ऋषि भी थे और राजा भी थे, तपस्वी त्यागी भी थे और पूरा बहुत अच्छी तरह से राज्य चलाते थे। बलराम कितना अच्छा, वो भी राजऋषि। और तो अगर राजा ही राजऋषि है तो पूरा गांव तो राजऋषि होगा। तो यथा राजा तथा प्रजा। तो ये विश्वविद्यालय की ये जो परिकल्पना है, ये संकल्पना है, अवधारणा जिसको बोलते हैं, ये राजऋषि गांव की ये है, जिसमें हर किसान अपने को स्ट्रेस फ्री महसूस करे, अपनी आय को बढ़ा सके और साथ साथ में अपने जीवन स्तर को ऊपर कर सके। यहाँ तक नहीं, महर्षि भाई कभी कभी बहुत अच्छी बात है, वी वुड लाइक टू प्लेस इन दिस फोरम, कि आजकल दुनिया में एआई की बात चल रही है। तो एआई को लेकर बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, लेकिन हम मानते हैं यहाँ पे कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एक
गांव के वासी को एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस चाहिए, वो एआई चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मेरे टमाटर के पौधे को अभी क्या चाहिए। तो एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस क्या है? ये रूटीन चीज़ नहीं है कि गए सीड फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक बरसात आती। अभी तो क्लाइमेट चेंज का समय है। क्लाइमेट चेंज में, जलवायु परिवर्तन में तो आपको इंटेलिजेंस होना ही है। और वो इंटेलिजेंस अगर मिल जाती है किसानों को तो मेरे ख्याल से, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पेट नहीं भरेगा, लेकिन एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस से पेट भरने वाला है। तभी तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। भारत द लाइट हाउस ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर द वर्ल्ड, ग्लोबल लीडर, ग्लोबल गुरु। क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फार्मर्स अभी भी पूरे विश्व में है, वो सिर्फ भारत में है। बाकी सभी बड़े बड़े देश आप देख लो, बहुत मक्का उगाता है, गेहूँ उगाता है, 10 से 15% लोग भी किसानी नहीं कर रहे। वो तो मशीनरी से सब कुछ कर रहा है, वहाँ कोई इंटेलिजेंस है नहीं। हमारा किसान अगर यौगिक खेती सीख जाए, अपनी वाइब्रेशंस फैलाने लगे, अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा करने लगे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे स्कोप है इसी देश को आने वाले समय में। यस, हम 1 एकड़ में 5 किलो 5 kg 4 to 5 kg 300 से 400 रुपये पर केजी। हम ये बनाते या बेचते नहीं हैं। मैंने आपको कहा ना, हाइड्रोजेल आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएगी। अगर आपको मैं एक पर्टिकुलर कंपनी, जो आप ग्लास में जो आपने देखा, वो प्रोडक्ट का नाम है फसल अमृत। आप लिख लीजिए सब बुक में, फसल अमृत। आप गूगल करेंगे फसल अमृत तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा, आपको अमेजोन हब सर जगह मिल जाएगा। अच्छा, अभी बेसिकली आपको फर्दर मिलेगा हमारे, क्योंकि सेशन चल रहा है, टाइम इज, क्योंकि नई नई चीज़ें दिखाएंगे तो ऑब्वियस है आप लोग क्यूरियस होके पूछेंगे। जिसको इंटरेस्ट है वो थोड़ी देर बैठेंगे पोस्ट सेशन, तो आपको हम बाहर मिलेंगे और आपको सब चीज़ बताएंगे। राजऋषि विलेज में एक दूसरा मुख्य जो आर्थिक जो पिलर है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे युवा, ग्रामीण युवा। और ग्रामीण युवा में, जैसे आपको अभी पता है क्या जॉब की परिस्थिति है, एम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति। अभी नीट की एग्ज़ाम भी जो है वो कैंसिल हुई थी, काफ़ी सारे युवा उसको प्रिपेयर कर रहे थे। तो आने वाला जो समय है, जो देखा जा रहा है, जो सरकार की भी चिंता है, कि ये जो एआई की जो बातें हो रही थी, अभी तक क्या था कि मशीन जो है वो मनुष्य की बात मानते थे, मनुष्य जो करते थे मशीन उस हिसाब से बिहेव करते थे। पर अब मशीनों में भी दिमाग आने लगा है एआई के कारण, तो उसमें अब मनुष्य के इनपुट की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो पहले के ज़माने में अगर एक ऑफिस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता था, 20 लोग अलग अलग रजिस्टर संभालते थे, अब उसमें ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ये आने के कारण अब 4 लोग में भी वो पूरा अकाउंट संभल जा रहा है, और शायद एआई आने के बाद एक आदमी से भी पूरा संभल जाए। तो नौकरी अब धीरे धीरे कम होने वाली है। तो हमारे गाँव के जो युवा है उनको फिर से कृषि की तरफ आना ही पड़ेगा। पर कृषि में आर्थिक उपार्जन करने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए एक ही रास्ता है कि वो जो भी उगा रहे हो, चाहे वो गेहूं हो, अरहर हो, हल्दी हो, कोई भी कुछ भी उगा रहे हो, वो उसको कच्चा बेचना नहीं है, उसको हमेशा वैल्यू एडिशन करके ही बेचना है। अब इसमें कोई भी एक छोटा किसान अगर होते हैं तो वो सोचते हैं कि साहब हमारा इतना उत्पादन ही नहीं है कि हम उसका वैल्यू एडिशन करें, हम शहर में किसी को जानते नहीं हैं, कोई हमें सपोर्ट नहीं है, तो अल्टीमेटली अपना कच्चा माल बेच देते हैं। कुछ किसानों को एफपीओ जिन्होंने बनाई होती है उनका सहयोग होता है तो वो कर पाते हैं। पर हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है। बिना एफपीओ के, बिना संगठन के भी कुछ 10 किसान, छोटे किसान मिलके भी क्या कर सकते हैं, उसका मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दिखा रहा हूँ। तुअर दाल आप तो क्यों बैकग्राउंड? वहाँ पे देखिए, आज सब लोग भय में, ये भय की ही इकोनॉमी है। डॉक्टर आपको डर और भय क्रिएट करते हैं कि आपका तो घुटने घिस गए, आपका ये हो गया, वो हो गया, ऑपरेट करा लो। तो डर और भय की इकोनॉमी काफ़ी है इस कलयुग के अंत में, है ना डॉक्टर साहब? सॉरी, काफ़ी है। जो जेन्यूनली एथिकली स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सेक्शन में वो ठीक है। तो हमने उसको दूर करने के लिए एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाई, क्योंकि ज़्यादातर लोग एसिडिटी, इंडाइजेशन, गैस और यूरिक एसिड से भी जूझते हैं। तो अब भारतीय आदमी
नॉन वेज तो खाएगा नहीं ज़्यादातर, देखो तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? दालों से आएगा। अब दाल में उतना नहीं है और ऊपर से डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो तकलीफ़ है। डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि 1400 आरपीएम में वो पीसती है मशीनों में, और 1400 आरपीएम में टेम्परेचर कितना हाई जाता है, बहुत सारे एंजाइम्स ख़त्म हो जाते हैं डाइजेस्टिव, हमारे भाई जानते हैं। तो हमने वहाँ पे 8-10 किसानों को मिलके अरहर की प्रोसेसिंग करवाई। टाइम था, बहनें भी बहुत समझ पाई, तो गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करके तुअर दाल शहरों में 200 से 250 रुपये किलो इजीली गई। थोड़ा 2 मिनट का वीडियो। और इसमें हमने स्टिकर में वो किसानों के नाम और नंबर लिख दिए, तो आज की तारीख में शहर से डायरेक्ट किसानों को फ़ोन आते हैं और वो जो है उस हिसाब से फिर वहाँ पे ऑर्डर बेचते हैं। आत्मा प्रोजेक्ट के अगर मेले लगते हैं ऑर्गेनिक के, तो वहाँ पे ये बहनों को स्थान मिलता है और एक दिन में वो 6000-7000 की दाल जो है वो बेच देते हैं। बोले कि साहब हमने कभी सोचा नहीं था कि ये 30 किलो अरहर में भी हम जो है ऐसा हाथ चक्की से बना के दाल बनाएंगे तो उसका हमें 6000 मिल जाएंगे एक दिन में। ये हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। तो उसकी कुछ झलकें है 2 मिनट की, वो आप देखिए। आरती एलएमबी का हम बहुत सालों से खेतों में तुअर उगा रहे थे। हम अपने घर में हाथ घंटी से ही दाल बना के परिवार को खिलाते हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं सभी लोग। शहरों में कुछ सालों से मशीन से गिराई हुई पॉलिश दाल खाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एसिडिटी और यूरिक एसिड जैसी बहुत सारी बीमारियां हो रही है। हमको आरती कंपनी द्वारा ऐसी प्रेरणा दी गई कि आप घर पे दाल बनाओ और शहर वालों को घर की घंटी की दाल बना के खिलाओ। साहेबों की प्रेरणा के द्वारा हमको ऐसी माहिती मिली और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये उनका स्टिकर हमने डिज़ाइन करवाया था और पैकेजिंग के लिए मदद करी थी। भी हमारे गांव की घर की घंटी की दाल खिला सके। हम बहुत सालों से वो तुअर की खेती कर रहे हैं, तो आरती के माध्यम से हम प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़े हैं और केमिकल खातर का उपयोग बहुत ही कम, ना के बराबर करा है, और उसे वो दाल ही हम आप लोग सब लोग को खिलाना चाहते हैं। इसीलिए हम दाल घर पे बना के वो पैकिंग करके बाज़ार में बिकना करने के तैयारी में है। देखिए, ये ऐसी पैकेजिंग के लिए कोई बड़ा लाखों रुपए का यूनिट नहीं चाहिए। ये घर में ये 2000 की मशीन है, 500 रुपये की प्लास्टिक की बैग आती है, 3000 रुपये के स्टिकर बन जाते हैं 1000। तो इतने रुपए में हमने सेटअप करके ऐसे बहुत सारे किसानों को मदद करी है। तो एक किसान भी अगर चाहे तो भी ये चीज़ बहुत मुमकिन है। और बस कंक्लूड करते करते एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा, ये हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। इन सब किसानों को हमने इस बार हल्दी करवाई थी, सिर्फ 5 बिस्वा, पर हमने कहा था कि कच्ची हल्दी किसी को नहीं बेचनी है, उसको घर पे उबाल के सुखा के उसका पाउडर कन्वर्ट करके फिर हम फिर से हल्दी का ऐसा पैकेजिंग करेंगे। घर में ही हमने पैकेजिंग करी। आप मानेंगे नहीं, एवरेज जो इनकम थी खर्चा निकाल के किसानों को 60 से 65 हज़ार हुई सिर्फ 5 बिस्वा में हल्दी का पाउडर कन्वर्ट करने के बाद। और उसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि सूअर, जंगली सूअर, नीलगाय और बाकी जो इंसेक्ट पेस्ट से अटैक से, क्योंकि हल्दी अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग क्रॉप है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो ऐसे तो बहुत सारे होंगे, बात यही है, यहाँ हम समअप कर रहे हैं स्लोली। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने आध्यात्मिक अपनी चेतना को लेकर और कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की एक अपनी निजी इंटरवेंशन कहो या एक सद्भावना कहो, उसको लेकर बाजू में यहाँ 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर सालगांव है, जिसमें ये ज्ञान सरोवर बनाया गया है। वहाँ भी हमने राजऋषि किसान मंडल भी बनाया। उस राजऋषि गांव भी बनाने की ओर आगे बढ़े हैं। 2 हमारे जो मुख्य स्वयंसेवक हमने बनाए हैं वो भी आए हैं। आइए महेंद्र सिंह राठौड़ और विजेंद्र सिंह राठौड़,
ये दोनों भाइयों, वैसे तो वहाँ पूरा गांव हमारे साथ है, 1-2-3 मिनट शेयर करेंगे। साधन लेकर आए हैं? नहीं ना, साधन कोई बात नहीं, आप थोड़ा 2 मिनट में आपका अनुभव रखिए, क्या आपने सीखा और क्या सोच रहे हैं आने वाले। आपके सामने श्याम प्रताप भाई राठौड़ है और उन्होंने जयपुर में जो किया है ना, तो ऐसा सालगांव में आप कैसे कर सकते। विजेंद्र आप भी साथ में खड़े रह जाइए। ओम शांति। मेरा नाम महेंद्र सिंह सोलंकी है और मेरे भाई साथ में विजेंद्र सिंह राठौड़। हम राज ऋषि कृषि मंडल से 1.5-2 साल से जुड़े हुए हैं। पहले हम खेती करते थे तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती थी, जैसे पानी की। तो पानी के लिए इन्होंने हाइड्रोजेल बताया हमें, जिससे जैसे 25 दिन लगते थे तो उसमें हमें 15 दिन में काम हो जाता था। तो ये हमें बहुत फ़ायदा मिला। और फिर जैसे खेतों में खरपतवार ज़्यादा होता है तो उसके लिए भी हमें बायो कल्चर है, माइक्रो राजा है, इनका उपयोग बताया, जिससे फसल भी अच्छी हुई। और मार्केट से हम वो दूसरी चीज़ें लाते थे केमिकल वाली, वो महंगी भी आती थी और फसलों को भी नुकसान होता था उससे। तो इन चीज़ों से ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और फसल भी अच्छी हो रही है। तो हमें और भी नई चीज़ें इनसे सीखने को मिली है और हमें आशा है कि बहुत जल्द हम अच्छा करेंगे। ओम शांति। हम कुछ सालों से यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं और चंद्रेश भाई जी, राजेश भाई जी और इनके सहयोग से हमको पता चला है कि किस प्रकार ट्रेडिशनल खेती से हम आधुनिक खेती कर सकते हैं। तो हम छोटे से खेत में हम कितनी ज़्यादा फसल बो सकते हैं, तो किस प्रकार से बो सकते हैं, तो इन्होंने हमको बताया। और ये भी बताया कि इस खेती के माध्यम से पहले लोग यहाँ पे काफ़ी यूरिया भी देते थे, तो लोगों को काफ़ी बीमारियाँ होती थी। तो अब भी इस प्राकृतिक खेती से और ऑर्गेनिक खेती से हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें तो लोगों को अच्छा पोषक तत्व मिले और लोगों को कम बीमारियाँ हो और सबका सहयोग मिले। तो ओम शांति। बहुत अच्छा। देखो बाजू के गांव में है लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट अब बढ़ रहा है। तो राज ऋषि गांव की प्रकल्पना, संकल्पना कहो, एक थॉट प्रोसेस कहो, वो शुरुआत है। आप सभी जो यहाँ सुन रहे हैं इसको लेकर आप नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में भी अप्रोच कर सकते हैं और प्रपोज कर सकते हैं। आपको हेडक्वार्टर से भी सहयोग मिल सकता है, जयपुर जाहोता से भी मिल सकता है और हमारे एक्सपर्ट्स भी आपके समक्ष आ सकते हैं। एक बार फिर से दोनों भाइयों की पहली बार आए होंगे तो उनकी हिम्मत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समअप कर रहा हूँ क्योंकि हमारे रोबिन जी को भी अच्छा न्याय देना है। सो और बाद में संपन्न है 12 बजे से आपका बहुत बढ़िया सेशन भी है कि हिस्ट्री ऑफ यज्ञ। तो मेरा आप सबको यही एक निवेदन है कि हमें कभी भी हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। वहाँ ये कॉन्सेप्ट था, वहाँ श्याम प्रताप भाई जी थे इसलिए जाहोता में हो सका, हमारे पास तो ऐसा कोई सरपंच नहीं है, वहाँ ऐसे सिचुएशन थी। नहीं, परमात्मा कहते हैं जो भी है उसमें बेस्ट से बेस्ट हम कर सकते हैं और उसमें कोई दृढ़ता ही सब सफलता की चाबी है। तो दृढ़ता रहना बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आप सब लोगों को खूब खूब शुभ भावना, शुभकामनाएँ। हमारा पास जो टेक्नोलॉजीज़ है और जो नई नई चीज़ें हैं उसको एक समप में राज ऋषि गांव में सबसे इम्पोर्टेंट है सद्भावना, भाईचारा, प्रामाणिकता, पारदर्शिता। ये अगर हम ला सके हमारे स्पिरिचुअलिटी से, हमारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं को लेकर, तो बहुत कुछ हो सकता है। आज टाइम हो गया 24, 2 मिनट। अमर्श NDTV कैन वी थिंक। हमने विश्वविद्यालय को यूज़ करके 2006 में मैंने किसानों के संगठन बनाए एक गांव में राज ऋषि का प्रकल्प को लेकर, वो सोच को लेकर, और उस गांव में एक क्लस्टर 5.5 करोड़ रुपए का केला स्विट्ज़रलैंड से टाइप करके एक्सपोर्ट करने लगा। और पपीता अभी अभी राजस्थान में उदयपुर में न्यूज़पेपर में आया, वो तो हमने 2001 में
पपीता लगाकर उन लोगों की इकोनॉमी चेंज कर दी। उसकी वजह से NDTV ने उसको कवरेज दिया कि कैसे ये संगठन काम कर सकता है। वही राजऋषि गांव की एक है। उसी वीडियो के साथ मेरा वाणी समाप्त होता है। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हाँ जी, तो वो तो अभी लिखना पड़ेगा ना आपको। ओके, हमारा मोबाइल नंबर है 8141867258। ठीक है, थैंक यू, यू रन दैट। और अगर हम सभी लोग में से एक भी इंसान, राजेश दवे, मैं नाबार्ड में था, काफ़ी वरिष्ठ पोजीशन पे, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। महर्षि भाई को भी यूनाइटेड नेशन तक गया। और अभी हम लोग CSR के माध्यम से काफ़ी कुछ इंटरवेंशन करते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉन्सेप्ट CSR में स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में लेकर चलते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। महर्षि प्ले दर 1-2 मिनट के लिए इसको ऑफ कर दीजिए। बस अगर बड़ी बड़ी कंपनियां खेतीबाड़ी में घुसना चाहती है तो आम किसान क्या कर सकता है? कुमार पगड़ी लगाए, हल उठाए या हुक्का पीते, हमारे देश के किसानों की न जाने कितनी छवियां, मगर कल क्या होगा किसी को पता नहीं। खासकर तब जब टाई लगाए मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव खेती का काम संभाल लेंगे, यानी कॉरपोरेट किसानी का काम करने लगेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या किसानों को भी इसकी जानकारी है? क्या उन्हें इस बात का इल्म है कि वे भी किसान से कॉरपोरेट बन सकते हैं? आज की स्पेशल रिपोर्ट। ये 4 मिनट 3 मिनट का ही नए किसान हैं। देश को उद्योगपति बनने का सपना दिखाने वाले मुकेश अंबानी अब खेती करने का सपना दिखाएंगे, लेकिन खुद सपना देखना शुरू कर दिया कोई 10 साल पहले से, जब धीरूभाई अंबानी ने जामनगर की रिफाइनरी को पेड़ पौधों से ढक देने की योजना बनाई। आलम यह है कि रिफाइनरी की बड़ी मशीनें इन पेड़ों के पीछे छुप गई हैं। शायद ये खेती का नया कद है। 27 लाख पेड़ पौधों का यहाँ जंगल बन गया है, वो भी बंजर जमीन में। लेकिन आज यहाँ सागवान से लेकर अंगूर तक की खेती हो रही है। सब कुछ इतनी तैयारी से कि किसी को भनक तक नहीं लगी। तब भी नहीं जब कुछ समय पहले रिलायंस ने गुजरात के कालावाड़ के कृषि मेले में अपना स्टॉल लगा दिया। ऐसी बात नहीं है कि हमारे किसान जमाने से बेखबर रहे हैं। जब भी उन्हें जानकारी मिली है और उन्होंने संगठन का मोल समझा है, नए नए प्रयोग किए हैं। हम इस वक्त गुजरात के भरूच जिले के झागड़िया कस्बे के गांव में मौजूद हैं, जहां लोगों ने जानकारी और कोऑपरेटिव बनाकर अपने केले को फिलीपींस तक पहुंचा दिया और ताइवान का पपीता उगाने लगे हैं। झागड़िया कस्बे के गांव में पैंट शर्ट में मोटरसाइकिल पर सवार ये लोग किसान ही हैं, जो कॉरपोरेट से टक्कर लेने की तैयारी में हैं। कामयाबी और आत्मविश्वास की नई छवि। ये सब कुछ नहीं होता अगर नाबार्ड के कहने पर यह किसान क्लब नहीं बनाते। संगठन की ताकत आते ही किसानों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने केले का उत्पादन दुगना कर दिया और खेती पर पैसे की बचत की तरकीब निकाली। ड्रिप के जरिए इन लोगों ने सिंचाई का खर्च बचाया तो पाइप की खरीद में मोल भाव से 12 लाख रुपए बचा लिए। क्लब की तरफ से थोक ऑर्डर देने से निवेश की लागत कम हो गई। तो फर्क ये रहा कि जो गैप है फॉर्मेशन की वजह से, संगठन की वजह से और स्केल ऑफ ऑपरेशन। आज ये जो राजेश भाई जी है, वो 1000 ट्रक यानी 10 ट्रक यानी 10,000 ट्रक टन का केला बेचती है। तो ये स्केल ऑफ ऑपरेशन है। उसकी वजह से बड़ी बड़ी जो बिग वेल इंटीग्रेटेड कंपनी है या पीडिया है, उनसे इनका नाता शुरू हुआ, जो पहले इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं हो सकता था। उत्पादन बढ़ा तो किसानों ने कॉरपोरेट होना शुरू कर दिया। पहले देश भर के बाजारों में हर दिन का भाव पता करने लगे, फिर बिचौलियों को भगाने की तरकीब निकाली। वो बिचौलिए जो कम भाव और कम तौल के कारण किसानों को ठग ले जाते थे।
अब ये किसान कंपनियों से खुद बात करते हैं, अपना रेट तय करते हैं और माल भी तौलते हैं। पहले तो मालूम नहीं पड़ता था, वो सब दलाल लोग बेच रहे थे, इसलिए कोई खेडूत पूछ नहीं रहा था। अभी क्या हुआ कि हमको सब जगह का रेट मालूम पड़ता है। ओके। महाराष्ट्र सो यहाँ आप सब लोगों की अनुमति ले रहे हैं और आप सभी अपने अपने ये दृढ़ संकल्प और ऐसी अवधारणा लेकर अपने कार्यक्षेत्र में जाएंगे तो कोशिश कीजिए। हम कृषि एवं ग्राम विकास विभाग आपके साथ है। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आप लोगों को सुनते हुए ऐसा लगता होगा कि हम भी ऐसा कुछ करें, अपने गांवों में, अपने खेतों में ये जरूर करना है। एक बात और भी बता दूं कि ब्रह्मा कुमारीज के ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा शुरू की गई एक अनूठी पहल, उसका मुख्य उद्देश्य गांवों को केवल भौतिक रूप से स्वच्छ और विकसित करना नहीं है, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक और नैतिक रूप से सशक्त, नशा मुक्त और तनाव मुक्त भी बनाना है। इस पहल से तहत गांवों में रहने वाले लोगों में सामाजिक भाईचारा, गर्व की भावना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई जाती है। तो भाई ने सारी बातें बताई, तो दोनों बाप बेटे को बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद देते हैं। उनके लिए कहेंगे, मिलते तो बहुत लोग हैं जिंदगी की राहों में, मिलते तो बहुत लोग हैं जिंदगी की राहों में, मगर हर किसी में आप जैसी बात नहीं होती है, मगर हर किसी में आप जैसी बात नहीं होती है। अभी मैं आमंत्रित करूंगी अपने विशेष अतिथि के रूप में आए हुए रोबिन सरकार को। वो भी एक ऐसी व्यक्ति है, रोबिन सरकार शिव नादर फाउंडेशन में शिक्षा और दादरी डेवलपमेंट कार्यक्रम में निर्देशक है। उनका कार्य साक्षरता को बढ़ावा देने और एक सशक्त समावेशी समाज के निर्माण पर केंद्रित है। उनके नेतृत्व में शिक्षा पहल ने उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में 4,50,000 से अधिक ग्रामीण छात्रों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। उनके प्रयासों से 3,20,000 वयस्क नागरिकों ने साक्षरता प्राप्त की है, जिससे प्रदेश के 2000 गांवों में स्थायी परिवर्तन आया है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके लिए मैं कहूँगी, सजदों में बिकती है जिनकी आंखें, सजदों में बिकती है जिनकी आंखें, वो लोग कभी किस्मत और तकदीर पे रोया नहीं करते, वो लोग कभी किस्मत और तकदीर पे रोया नहीं करते, वो कार्य को बढ़ावा देते हैं। ऐसे हमारे रोबिन सरकार भाई जी। ओम शांति। इतनी ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन के बाद, जाहोता सुनने के बाद, दवे युगल जी को सुनने के बाद यहाँ पे खड़े होकर कुछ बोलना में थोड़ा सा शर्माहट भी हो रही है कि क्या मैं इस पोजीशन को जस्टिफाई कर पाऊँगा कि नहीं। लेकिन फिर भी मैं अपने प्रयास को आपके समक्ष रखता हूँ। मेरा नाम रोबिन सरकार है और मैं शिव नाडर फाउंडेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, वहाँ से आपके पास आया हूँ। HCL, अगर आपने जानते हो, HCL नाम की एक संस्था है जो कि IT क्षेत्र में भारत की तीसरी बड़ी IT कंपनी है, और उसके संस्थापक जो हैं, जिन्होंने वो शुरू किया था, उनका नाम है शिव नाडर। और शिव नाडर जी अपने निजी पैसे से, अपने पॉकेट के मनी से एक फाउंडेशन भी चलाते हैं जिसका नाम है शिव नाडर फाउंडेशन। जैसे हर एक बड़ी संस्था को सरकार के नियमों के अंतर्गत CSR में पैसा खर्च करना पड़ता है,
ये जो मैं आपको काम दिखाने जा रहा हूँ, ये उनके संस्था का CSR का पैसा नहीं है, ये उनका निजी पैसा है। इसको स्पेंड करने के लिए, इनको खर्च करने के लिए उनके पास कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज के भलाई के लिए, समाज को वापस देने के लिए, समाज के संरक्षण के लिए ये काम किए हैं और आगे काम किए। मैं 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता हूं। एक है शिक्षा, जिसके अंतर्गत हम लिटरेसी यानी साक्षरता के ऊपर काम करते हैं। लेकिन मैं आपके समक्ष जो बातें आपके सामने लेके आना चाहा हूं वो है दादरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। दादरी एक छोटा सा क्षेत्र है जिसके अंदर 33 विलेजेस, 33 गांव आते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा से लगा हुआ एक क्षेत्र है दादरी। और यहाँ पर जो प्रोग्राम जो चला रहे हैं हम लोग, जो शिव नाडर फाउंडेशन जो चला रहा है, उसका नाम है दादरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे आपने जाहोता में अभी अपनी जाहोता की स्टोरी सुनी, जहाँ पे एक ही विलेज के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे थे, हम उसी को एक बड़े रूप में एक ही रीजन के अंदर वो प्रोग्राम्स चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने पिकअप किया वो था स्पोर्ट्स। हमने पाया कि वहाँ पर दादरी क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा हैं या फिर जो नव युवा है, वो सब लोग स्कूल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। स्पोर्ट्स के प्रति उनकी रुचि थोड़ी कम है, और जो लोग स्पोर्ट्स के प्रति रुचि रखते भी हैं, उनके पास एक कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है स्पोर्ट्स को सीखने का। मतलब कोई कोच नहीं है जो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उनको सिखा सके और उसको आगे ले जा सके। इसलिए हम लोगों ने खेलो दादरी नाम का एक प्रोग्राम वहाँ पर चलाया। खेलो दादरी ऐसा प्रोग्राम है जो कि वहाँ के क्षेत्र के स्कूल और इंटर कॉलेज में चलता है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग 11,000 बच्चों के साथ स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करते हैं। इसके 2 श्रेणी हैं। एक है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग सारे बच्चों के साथ स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करते हैं, जिसके अंदर आपके पास फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, खो खो, ये सारी मेन प्रोग्राम्स है। प्लस वुशु नाम का एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम है जो किशोरियों के लिए हमने डेवलप किया है। और क्रिकेट फॉर गर्ल्स जो भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पर चलाने के लिए। इसके अलावा इंडोर गेम्स जैसे बैडमिंटन, चेस, कैरम, टेबल टेनिस, ऐसे प्रोग्राम्स भी आगे करते हैं। ये स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम सारे बच्चों को प्रभावित करता है, सारे बच्चों को टच करता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर ही हम लोगों ने पाया कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो लोग स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना चाहते हैं। उनके लिए स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस प्रोग्राम हम लोगों ने डेवलप किया। तो ये स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस जो प्रोग्राम है वो भावी जो हमारे खेल प्रेमी हैं, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन लोगों को एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देता है, जो कि कोचेस, न्यूट्रिशन, इक्विपमेंट, उन सब के साथ भी उनको इक्विप कराता है और आगे लेके जाता है। इस तरह से करते हुए हम लोगों ने करीब 11,000 बच्चों को प्रभावित किया है। मेरे को आप लोगों के समक्ष ये बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 300 गोल्ड एंड सिल्वर मेडल अर्जित किए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर है। और एक पेपर कटिंग जो अगर आप सामने देख रहे हैं बीच में, ये एक पैरा एथलेटिक्स है, इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में इसी क्षेत्र के हमारे करण कुमार हैं, जिन्होंने जैवलिन थ्रो के अंदर रजत पदक जीता है। ये इसी प्रोग्राम के निकल के गए हैं। एक फोटो छोटी सी वहाँ कोने में देख रहे होंगे ऊपर, ये एक छोटा जो स्टॉल लगा हुआ है। हम लोगों ने, हम जिस क्षेत्र में है वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर पुलिस की नौकरी, आर्मी की नौकरी, ऐसे नौकरी करने वाले या फिर करने की इच्छा रखने वाले काफ़ी युवा होते हैं। तो वो स्पोर्ट्स कोटे को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब उनका सिलेक्शन, जब उनका पेपर पास हो जाता है, तो अपने आप को फिजिकल एग्जाम के लिए कैसे ट्रेन करना है, उसके लिए भी हम अलग से कैंप लगाते हैं, ताकि वहाँ का युवा अच्छी नौकरी और अच्छे व्यवसाय के साथ आगे बढ़ सके। तो ये भी स्पोर्ट्स का एक ही प्रोग्राम है। जहाँ आप बीच में देखेंगे ट्रेनिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये वुशु के प्रोग्राम है, जहाँ पर किशोरियों के साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की जाती है।
नेक्स्ट प्रोग्राम है आरोग्य दादरी। आरोग्य दादरी हेल्थ केयर का एक प्रोग्राम है जहां पर हम लोग योग, वेलनेस और अलग अलग तरह से एक पूरे क्षेत्र को किस तरह से रोग मुक्त कर सकते हैं उस पे काम करते हैं। आप जैसे योगा सेशंस, छोटे छोटे स्पोर्ट्स डे, और स्पोर्ट्स अपने आप में एक यूटिलिटी, एक यूनिफायर होता है, हर क्षेत्र में दिखाई देता है। तो स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन, बच्चों और छोटे लोगों की स्क्रीनिंग करना, डेटा रखना उसका कि बच्चा कितने वेट से, क्या वो माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड है, इस तरह के डेटा का एग्जिस्टेंस भी होना कभी कभी अपने आप में दुर्लभ होता है। तो हम वो डेटा लेके सरकारी विभागों को देते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि किसी से किसी के मतलब जिसको आप छुआछूत से एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं, NCD जिसको बोलते हैं, मधुमेह, BP, ये दो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वहाँ पर उस क्षेत्र में प्रचलित है। तो उसको कम करने के लिए उसकी स्क्रीनिंग, उसकी दवाइयों का वितरण और उसके साथ जो आने वाला योगा, आपके श्वास का रेगुलेशन, ये सारे जो इवेंट है वो हम लोग कराते हैं। नुक्कड़ नाटक से भी लोगों को बहुत बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे लेके जाते हैं। ये जो प्रोग्राम है आरोग्य दादरी, ये ऐसा डेवलप किया गया है कि जो ना सिर्फ हम लोग जो वहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं वो वहाँ पे लोगों तक पहुँचे, बल्कि जो वहाँ का सिस्टम है, जो वहाँ का मेडिकल सिस्टम है, वो भी इसके साथ अलाइन हो और उनको भी बढ़ावा मिले। तो हम लोग कोई नया सिस्टम डेवलप नहीं कर रहे हैं, जो मेडिकल सिस्टम है उसी को हम लोग और ज़्यादा सशक्त बना रहे हैं। सुपोषित दादरी के बाद एक छोटा सा, आरोग्य दादरी के बाद एक छोटा सा प्रोग्राम है सुपोषित दादरी, जिसको हम लोग करते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत अच्छे न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इसमें मैं सिर्फ दो बातें अब आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका लालन पोषण, ताकि उनकी टेस्टिंग, उनकी डिलीवरी ठीक टाइम से हो सके, और जो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके घर पे अच्छा न्यूट्रिशन, तो उसके लिए किचन गार्डन का इस्तेमाल करना, उनके अपने बैकयार्ड में, अपने प्रांगण में एक छोटा सा ऐसा गार्डन जो हर तरह के न्यूट्रिशन को वहाँ उनके घर तक पहुँचा सके, ऐसा गार्डन बनाना। इन सब की ट्रेनिंग, इन सब का सिस्टमैटिक डिलीवरी हम लोग इस प्रोग्राम के अंतर्गत करते हैं। जो आप एक फोटो देख रहे हैं कोने में, वो गोद भराई फंक्शन है। ऐसे हम लोगों ने आरोग्य सुपोषित दादरी के अंदर ऐसे हम लोगों ने करीब करीब 150 महिलाओं को गोद भराई के फंक्शन के अंदर सम्मानित किया है और उनको एक अच्छे मातृत्व जीवन के लिए प्रेरित किया है। और इसी क्षेत्र में हम लोगों ने जो सामाजिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है उसको भी अपलिफ्ट किया है, उसको भी डेवलप किया है। और इस तरह से ये प्रोग्राम करीब करीब 10 विलेजेस के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है। इसी प्रोग्राम को, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी प्रोग्राम हम लोग जब करते हैं तो उसको हम लोग आइसोलेशन में नहीं करते हैं, एक एकाकी में नहीं करते हैं, उसको हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिल के करते हैं। तो जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, आशा वर्कर, जितने आशा वर्कर और ANM वर्कर्स, इन सब लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। उन लोगों को जितनी भी चीज़ों की इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपना काम और ज़्यादा अच्छे से कर सकें। ये सारा प्रोग्राम सुपोषित दादरी के अंतर्गत किया जाता है। एक और प्रोग्राम है जिसको हम लोग कहते हैं दीदी स्मार्ट रसोई। दीदी स्मार्ट रसोई अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी फिलहाल दादरी क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है, 3 किचन डेवलप किए हैं। 3 किचन ऐसे हैं इसको आप छोटा छोटा रेस्टोरेंट मान लीजिए, कि 3 छोटे रेस्टोरेंट जो कि वहाँ की SHG महिलाओं ने मिलके ही शुरू किए हैं, जो कि वहाँ की लोगों को, जैसे SDM ऑफिस में जितने लोग आते हैं अपना केसेस सुनने के लिए, उन सब को खाना, न्यूट्रिशन खाना हाइजीनिक व्यवस्था में प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे हम लोगों के जो किचन है, ये अलग जो लोकल पुलिस है, लोकल व्यवस्था है, उन लोगों वो भी उसको सपोर्ट करते हैं, और ये अलग अलग जगहों पे जाके स्टॉल्स भी लगाते हैं। तो इस किचन में, इन 3 किचन के अंदर, इसको चलाए हुए 1 ही साल हुआ है, मेरे को आपके साथ बताते हुए खुशी हो रही है। 9 SHG ग्रुप ने इनको मैनेज किया है, और इस पूरे 1 साल में उन्होंने 11 लाख रुपए का व्यवसाय किया है, सिर्फ इन 3 किचन लोगों ने मिलकर।
शिल्प शक्ति अपने आप में स्किल डेवलपमेंट, ये जो वेस्टर्न यूपी का बेल्ट है, ये अपने आप में बहुत ही जरी का काम अच्छे से जानता है, क्रोशिया का काम अच्छे से जानता है, लेकिन वही बात हो कि इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे आगे लेके जाया जाए, उसके लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। शिल्प शक्ति नाम का एक प्रोग्राम जो हम लोग लेके आए हैं, उसके अंतर्गत हम लोग इनको एक ऑर्गेनाइज तरह से कैसे इस कला को मार्केट तक ले जाना है, किस तरह के प्रोडक्ट डेवलप करने हैं और किस तरह से इसको मार्केट करना है और किस तरह से अपनी फाइनेंशियल बुक कीपिंग वगैरह करनी, सबकी ट्रेनिंग दी गई। और ये एक संगठन निकल के आया जिसमें शिल्प शक्ति, अगेन इसके अंदर हमारे पास करीब करीब 7 SHGs हैं और 200 आर्टिजन्स को हम लोगों ने इसमें ट्रेन किया है उनके कलाओं को आगे ले जाने के लिए। और इसके साथ भी मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि गत 1 वर्ष में इन्होंने 5 लाख रुपए का व्यवसाय पूरा अपना किया है, जो मार्केट में लेके गए हैं, अलग अलग स्टॉल्स, अलग अलग सेल्स के अंतर्गत। नशा अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज़ है और यस, वेस्टर्न यूपी के अंदर भी, दादरी रीजन के अंदर भी ऐसे कितने ही गांव हैं जहां पे सूरज अस्त होते ही सब लोग मस्त हो जाते हैं और इसी वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और महिलाओं की सिक्योरिटी के ऊपर भी अपने आप में सवाल पैदा होते हैं। और इस नशा मुक्ति को और नशा के अवेयरनेस को सबसे ज़्यादा अगर आप टैप कर सकते हैं तो छोटे छोटे बच्चों के साथ आप पहले काम शुरू करिए। तो हम लोगों ने किशोर जो बालक है, जो प्री टीन्स हैं, उनको साथ ही नशा मुक्ति का अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू किया है। वो लोगों को बताया जाता है कि इसके दुष्प्रभाव कितने हैं, आगे जाके कितना नुकसान होता है। और यही जो किशोर हैं, यही हमारे गांव के अंदर अपने दादाओं, अपने चाचाओं, अपने ताऊओं को बाद में शिक्षा देते हैं कि इस तरह की चीज़ें करना ठीक नहीं है और ख़ुद भी प्रण लेते हैं कि मैं कभी इस तरह की शिक्षा नहीं, इस तरह के अवेयरनेस, इस तरह की बुरी आदत का पालन कभी नहीं करूँगा। और आखिरी चीज़, स्वच्छता अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो निर्मल दादरी नाम का एक प्रोग्राम भी हम लोग चलाते हैं, जहाँ पर एक पूरे विलेज के अंदर एक कूड़ा ऑर्गेनाइज तरह से कैसे कलेक्ट किया जाए और उसके बाद उस कूड़े को सेग्रीगेट कैसे किया जाए। एक आप फोटो अगर ऊपर देख रहे हो कोने में, ये जो बेंच है, ये इसी गांव के कूड़े को इस्तेमाल करके उसको प्रोसेस करके एक बेंचेस लगाए गए हैं गांव के अंदर ही बैठने के लिए। ऐसे हम लोगों ने 50 बेंचेस लगाए हैं जो कि एक ही गांव के कूड़े को इस्तेमाल करके सेग्रीगेट करके प्रोसेस करके वापस लाया जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने एक छोटे से प्रोग्राम के श्रृंखला को दादरी के पूरे क्षेत्र में लगाकर ऐसे बनाया है। इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोगों ने मोर देन 2 लाख लोगों को प्रभावित किया है और बहुत सारे SHGs ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली इस प्रोग्राम के बाद चल रहे हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा समय के अभाव के कारण। बहुत बहुत नमस्कार। ओम शांति। आप कर दें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। समय का जो पाबंदी न होती तो और भी हम आपसे सुन सकते हैं, फिर भी आपने सागर को गागर में समाकर हमारे समक्ष बहुत अच्छी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आपका फिर से दिल से धन्यवाद है। अभी हम प्रोग्राम के अंत में जा रहे हैं, तो हमारी दीदी, जिनके लिए मैं कहूँगी खुदा ने ऐसे लोगों को कम बनाया है, खुदा ने ऐसे लोगों को कम बनाया है जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने। आज वो हमारी दीदी आज हमारे साथ है। ऐसी हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुरेखा दीदी, गुजरात स्टेट कोऑर्डिनेटर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग गोधरा से आप हैं। आपने बचपन से ही ये ज्ञान जीवन में धारण करके ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी भी आप हैं, प्रातःस्मरणीय। ऐसे हमारी दीदी हमारे जैसी कई बहनों की प्रेरणा स्रोत है। ऐसी दीदी को मैं आह्वान करती हूँ। दीदी वहाँ दे, वहाँ तो उन दीदी को सुनने का हमें लाभ लेंगे।
खूब ज करतल ध्वनि से हम उनका वेलकम करते हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुरेखा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। आध्यात्मिकता के द्वारा सशक्त किसान और समृद्ध गांव के प्रोग्राम में उपस्थित आज का हमारा विषय राजऋषि गांव की अवधारणा। मंच पर उपस्थित सर्व महानुभावों और आए हुए सभी हमारे भाई बहनें, 2 दिन से आप बहुत अच्छी रीति से ध्यान से सुन रहे हो, चाहे स्वच्छता के बारे में, साक्षरता के बारे में, अपनी जागृति के बारे में। मैं पूछती हूँ कि आप यहाँ किस लिए आए, है ना? आप सब जानते ही हो कि गांवों का विकास तो हमारे राज्य कक्षा के, केंद्र सरकार, NGO बहुत पुरुषार्थ करके विकास करने के पीछे लगे हुए हैं। फिर भी अभी बहुत कुछ करने का बाकी है। मैं ये कहती हूँ कि कौन नहीं जानता कि व्यसन करना खराब है? कौन नहीं जानता है कि चोरी ठगी करना खराब है? किस व्यक्ति को पता नहीं है? सबको सब कुछ मालूम है। फिर भी ये समय क्यों आया है? समय की क्या बलिहारी है? समय हमें क्या सिखाता है? समय के साथ हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जो सुबह हुई है वो शाम भी होनी ही है, और जहाँ शाम रात्रि हुई है वहाँ सूरज भी निकलना ही है। ये क्रम है। तो आप सबने 2 दिन की शिविर की होगी। इसमें अच्छी रीति से जाना होगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमें क्या करना है, परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या शिक्षा दे रहा है ना? ये सब आप सबको जानने का सौभाग्य मिला, जो हमें समय बताता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। संगठन भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, लेकिन अभी वो वातावरण है कि संगठन बना करके सतत चलाना ये बड़ी बात है। ये हमारे राजेश भाई, महर्षि भाई, रोबिन भाई, ये हमारा श्याम भाई, सब बहुत पुरुषार्थ। आप सभी भी अपने लिए, गाँवों के लिए, प्रजा के लिए बहुत पुरुषार्थ कर रहे हो। लेकिन वो पुरुषार्थ तब तक है जब दिल में उमंग, उत्साह, खुशी है, आगे आने की तमन्ना है, किसी के प्रति कल्याण की भावना है, किसी को आगे करने की भावना है, गांव को समृद्ध बनाना है। ऐसे थोड़ी बोलने से बन जाएंगे, है ना? कहा भी गांव में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। जहाँ मन में गंदगी भरी पड़ी है, मन में तेरी मेरी है, स्वच्छ कैसे होगा?
तो मन की स्वच्छता हो, तन की स्वच्छता हो, आंगन की स्वच्छता हो, घर की स्वच्छता हो, गांव की स्वच्छता हो, तब गांव की चिंता हो कि भाई कूड़े कीचड़े नहीं होनी चाहिए, साफ होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है अपनी ओर ध्यान दे कि हमें क्या करना है। चलो हमारे करने के पीछे क्या होगा, है ना। तो आप सबको बहुत अच्छी रीति से आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, जिन तीनों से ये संसार बना है, तीनों का परिचय हमें मिला है। आत्मा भी चैतन्य है, परमात्मा भी चैतन्य है और प्रकृति भी चैतन्य है। जो प्रकृति हमारे मनोभाव को, हमारे वाइब्रेशंस को अच्छी रीति से एक्सेप्ट करती है। इसीलिए आप देखो पहले के ज़माने के अंदर भारत जब स्वर्ग था, भारत गांवों का देश था, अभी भी है। ज़्यादा करके हम जानते हैं कि सब गांवों के अंदर, गांव में होते हुए सब विशेष किसानी कर रहे हैं। फिर भी सुख सुविधा के कारण धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा है, जहाँ साइंस ने अपना वो किया है, जहाँ बिना मेहनत या कम मेहनत के अंदर ज़्यादा प्राप्ति होती है। इसलिए ये भूल गए हैं कि भाई गांव वो तो हमारा मूल है। बिना गांव के विकास के भारत को उज्जवल होना पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये पुरुषार्थ करना है कि हम अपने गांव को समृद्ध कैसे करें, है ना। कैसे संगठन बनाने की बात है ना। संगठन जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। हम चाहे उतना जल्दी आगे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए संगठन के अंदर भी बहुत बहुत ऊंची भावना हो, जो संगठन के अंदर बल भरे। जहाँ जहाँ स्वार्थ है, जहाँ जहाँ तेरी मेरी है, जहाँ जहाँ अहम है, वहाँ संगठन नहीं बन सकता है। कहने एक धागे को तोड़ना सहज है, लेकिन धागों से बनी हुई रस्सी को तोड़ना मुश्किल है। तो कोई भी कार्य में आगे जाने के लिए हमें संगठन बल अवश्य चाहिए, चाहे गांव में, चाहे शहरों में, चाहे यूथ का, चाहे प्रौढ़ का, चाहे महिलाओं का। तो हमें भी संगठन के अंदर कैसे जुड़े रहना है ना। ऊपर नीचे तो सब जगह होता है, लेकिन फिर भी जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर है वहाँ हमारा संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए। आप सभी यहाँ पहुँचे, यहाँ के वातावरण का अनुभव किया होगा 2-3 दिन के अंदर, जहाँ त्याग है, तपस्या है, शांति है, प्रकृति हमारी बनकर के रही हुई है। तो उस प्रकृति का आनंद भी आप सब लेते होंगे। लेकिन जिसने इतना सारा बनाया है वो हमारा फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, वो कौन है उसको हम नहीं जानते हैं। तो आज वो सौभाग्य लेकर के बैठे हैं कि हम वो प्रजापिता ब्रह्मा, उनका परिचय प्राप्त करेंगे और हम अपने को आगे बढ़ाने के लिए
उनके पास जो भी वैल्यूज़ है, जो भी गुण हैं, जो भी शक्ति है, जो भी योगा के द्वारा प्राप्त होती है, उनके साथ के बिना कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हाँ, समय तो हो गया है, तो आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप भी पूर्णतया राजयोगा शिविर करके हाँ, अपने आप को संवारने का, अपने आप को जागृत करने का, अपने अंदर वो विल पावर भरने का, जिस विल पावर से बहुत कुछ कार्य सहज रीति से सफल हो सकता है और सहज रीति से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब जहाँ से भी आए हो वहाँ ज़रूर अपने सेवा केंद्र पर जा कर के अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी इतना ही साथ करें तो बहुत बहुत प्रगति कर सकते हो, और ज़रूर कुछ न कुछ लेकर के यहाँ से जाना। आप सभी को निमंत्रण है जाने का। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुनने जा रहे हैं एक अच्छी तरह से इस ब्रह्मा कुमारीज के जो स्थापक है उनके बारे में सुनना है। हम सब 1 मिनट योग में बैठेंगे और स्टेज के जो महानुभाव है वो सब चले जाएंगे और हमारी दीदी जो सुनाने वाली है वो करके यहाँ विराजमान होगी। 1 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। ओम शांति। आप सब बैठे रहेंगे, सब भाई बहनें खड़े हो जाए। हमारी दीदी जो पधार रही है उनका करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं, तालियों से खड़े होकर के।